भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक और एपिक इसेकाई एक्सप्लेनेशन में। आज हम जिस एनिमे की बात करने वाले हैं उसका हीरो कोई आम हाई स्कूलर नहीं है। मिलिए सातू से, एक बेचारा, लोनली और हद से ज्यादा ओवरवर्क प्रोग्रामर जो बेवक्त परलोक से धार गया और सीधा उसी गेम की दुनिया में इसेकाई हो गया जिसे वो खुद कोड कर रहा था। भाई, आईटी वालों की किस्मत इतनी खराब होती है कि मरने के बाद भी उन्हें अपने प्रोजेक्ट में ही डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक तगड़ा ट्विस्ट है। जब उसको होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास मैक्स्ड आउट चीट स्किल्स हैं, जिसका यूज करके वो डीमंस की पेटी बनाता है और मॉन्स्टर बैडीज को फुल रिजर्व करता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्रेजी सफर। द अल्टीमेट क्रंच एंड द इसेकाई अवेकनिंग। कहानी की शुरुआत होती है हमारे बेचारे सातू से, जो ऑफिस की तरफ भाग रहा होता है क्योंकि उनका एक ऑनलाइन गेम जल्दी ही रिलीज होने वाला है। बेस्ट टेस्टर्स रो रो कर कंप्लेन कर रहे थे कि गेम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो हमारे भाई सातू ने सोचा कि प्लेयर्स की लाइफ आसान करने के लिए एक मैप और 3 मीटियोर हिट स्किल फीचर डाल दिया जाए। ये वही स्किल है जो आगे जाके इसकी जिंदगी बदलने वाली है। ये नया फीचर डालने में उसको लगातार 3 दिन का हार्ड वर्क लगता है और आखिरी दिन सातू फाइनली डिसाइड करता है कि भाई अब थोड़ी नींद ले ली जाए। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को किसी सुनसान इलाके में पाता है और उसे बिल्कुल याद नहीं कि वो वहां कैसे पहुंचा। जैसे कि कोई भी नॉर्मल इंसान करेगा, वो अपना फोन निकाल के कॉल करने की कोशिश करता है, पर बेचारे का फोन काम ही नहीं कर रहा होता। भाई, इस इकाई में 5G थोड़ी ना आएगा। जब वो स्क्रीन पर अपना रिफ्लेक्शन देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो पहले से काफी जवान लग रहा है। इसलिए वो सोचता है कि शायद ये उसी गेम का कोई सपना है जिस पर वो अभी काम कर रहा था। तभी अचानक से लिजर्ड मैन की एक पूरी सेना उसकी तरफ तेजी से हमला करने के लिए दौड़ पड़ती है और जब एक छिपकली उसके गाल पर कट मारती है, तब जाके सातू को समझ आता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि कड़वी असलियत है। रियलिटी का थप्पड़ बहुत जोर से पड़ता है भाई। सातू पैनिक मोड में आकर तुरंत अपना वही मीटियोर स्ट्राइक एक्टिवेट कर देता है जो उसने गेम में डाला था, पर जब तक वो लोड हो रहा होता है, बेचारा अपनी जान बचाने के लिए तीरों से ऐसे बचता है जैसे मिडिल क्लास इंसान इनकम टैक्स से बचता है। थोड़ी देर बाद मीटियोर शावर आसमान से 4 जुलाई की आतिशबाजी की तरह लिजर्ड मैन पर गिरता है और उन सब की पेटी बन जाती है, जिससे वो सब हिस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं। जब धुआं छटता है तो सातू देखता है कि उनमें से एक लिजर्ड मैन अभी भी जिंदा बच गया है और उसके साथ फाइट करना चाहता है। वो अंधाधुंध अपनी तलवार चलाने लगता है। भाई, उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। पूरी आर्मी साफ हो गई, पर इसको अलग ही कीड़ा है मरने का। हालांकि सातू के पास कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी वो समहाउ उस लिजर्ड मैन की स्पीड को मैच कर लेता है और एक तगड़े स्ट्राइक के साथ उसे हरा देता है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसका लेवल 300 क्रॉस कर चुका है, तो वो चेक करने के लिए दूसरा मीटियोर स्किल दूर फायर करता है ताकि देख सके वो कितना स्ट्रांग हो गया है। लेकिन उसके होश उड़ जाते हैं जब वो मीटियोर पूरे मैप की ही पेटी बना देता है और सातू खुद इस तबाही में मरते मरते बचता है। भाई ने लिटरली न्यूक गिरा दिया टेस्ट करने के चक्कर में। इस धमाके से बाल बाल बचने के बाद वो डर के मारे अपना आखिरी मीटियोर स्किल लॉक कर देता है और एक सुपर एडमिन की तरह अपने बाकी सारे स्टैट्स मैक्स आउट कर लेता है। फिर वो नोटिस करता है कि इतना लेवल अप होने की वजह से उसके पास इतनी दौलत आ चुकी है कि वो फोर्ब्स लिस्ट में शामिल हो सकता है। ये सब देखकर उसका दिमाग घूम जाता है, तो वो डिसाइड करता है कि आज के लिए इतना काफी है और अपनी इन्वेंट्री से एक क्लोक निकालकर आग के पास सो जाता है। अगली सुबह सातू अपना मैप चेक करता है और एक जगह स्पॉट करता है जहां वो जाना चाहता है, तो वो फुल टर्बो स्पीड में वहां के लिए निकल पड़ता है। जब वो वहां पहुंचता है तो मैप पर उसे एक उड़ने वाला वाइवन दिखता है। वो उसे अपनी आंखों से देखने के लिए हवा में बहुत ऊंची छलांग लगाता है, पर वाइवन उसे धोबी पछाड़ देकर नीचे गिरा देता है। भाई, बिना पर के उड़ने की कोशिश करेगा तो यही होगा ना। इतनी बुरी तरह गिरने के बावजूद सातू को रियलाइज होता है कि उसकी पेन रिडक्शन स्किल की वजह से उसे ना के बराबर डैमेज हुआ है। फिर वो वाइवन की तरफ एक पत्थर फेंक कर मारता है, जिससे वाइवन को उसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है और वो डर के भागने लगता है। लेकिन सातू देखता है कि वो ड्रैगन सीधा सोल्जर्स के एक ग्रुप की तरफ जा रहा है, तो वो उन्हें वॉर्न करने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि नाइट्स और मेजेस की एक बड़ी आर्मी मिलकर उस ड्रैगन पर अटैक कर रही है। बदले में वाइवन एक मेज को हवा में उड़ा देता है और बाकी मेजेस उसे बचाने के लिए स्लो फॉलिंग स्पेल का यूज करते हैं। लेकिन वो बेचारी मेज फिर भी बहुत तेजी से नीचे गिर रही होती है, तो हमारा हीरो सातू हवा में स्पाइडरमैन की तरह कूदकर उसे कैच कर लेता है। क्या प्रो लेवल हीरो एंट्री मारी है भाई ने। इस एक्ट से सातू को एक नया टाइटल मिलता है और जैसे ही मेज को होश आता है वो तुरंत सेफली नीचे कूद जाता है। जान बचने के बाद वो मागे उसका शुक्रिया अदा करती है, अपना नाम जीना बताती है और ये बताना बिल्कुल नहीं भूलती कि वो सिंगल है। जीना बहन अभी अभी आसमान से टपकी है, थोड़ा तो कंट्रोल कर ले। इससे पहले कि वो आगे बात बढ़ा पाता, एक तीर उसकी तरफ आता है जिसे वो बिना किसी एफर्ट के डॉज कर लेता है। जीना को पता चलता है कि ये तीर उसके अपने टीममेट्स ने चलाया था जो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो उन्हें रोकती है, पर लोग सतू को ऐसे घूरते हैं जैसे उसका नाम किसी एप्स्टीन फाइल में लिखा हो। मजबूर होकर सतू खुद को एक ट्रैवलिंग मर्चेंट बताता है, पर आयोना नाम की नाइट उस पर शक करती है क्योंकि उसके पास कोई सामान नहीं था। सतू समझ जाता है कि उसने गलती कर दी क्योंकि उसका सारा आइटम उसके अजीब बैग में था,
तो वो बिना पल के झपकाए सफेद झूठ बोलता है कि उसका पैक हॉर्स सारा सामान लेकर भाग गया और उसके पास सिर्फ अपना पर्स बचा है। ये फेंका मारने से उसकी ट्रिकरी और पर्सुएजन स्किल अनलॉक हो जाती है, जिसे वो मैक्स करके आयोना को कन्विंस कर लेता है। यहाँ तक कि वो ये भी झूठ बोल देता है कि उसके आइडेंटिटी पेपर्स उसी क्लोक में थे जो घोड़ा ले गया। भाई का झूठ बोलने का लेवल 100 पहुंच गया है। सब सेट होने के बाद आयोना उसको नया आइडेंटिटी कार्ड बनवाने के लिए अपने साथ सैल्यू सिटी आने को कहती है। रास्ते में जीना बताती है कि उनकी स्क्वाड मीटियोर रेन को इन्वेस्टिगेट करने आई थी और सतू चुपचाप रियलाइज करता है कि वाइवर्न से उनका आमना सामना उसी की गलती की वजह से हुआ था। उसको ये भी पता चलता है कि वाइवर्न का हाइड यानी खाल बहुत यूजफुल होता है, पर उसका मीट बिल्कुल गीली मिट्टी जैसा बेकार टेस्ट करता है और स्लेव्स को दिया जाता है। ये सुनकर सतू के दिमाग में आता है कि सिटी में उसे कैसा खाना मिलेगा, तो वो अपने सिस्टम विंडो से एक पॉपुलेशन सेंसस करता है और देखता है कि सिटी में अलग अलग रेसेस के लोग रहते हैं। सिटी पहुंचते ही जीना उसको बोलती है कि उसे मिलिट्री फोर्सेस को रिपोर्ट करने जाना पड़ेगा, पर वो वादा करती है कि वो उसके तुरंत बाद आकर उसे थैंक यू बोलेगी। सतू समझ जाता है कि जीना बहुत जिद्दी लड़की है और सोचता है कि अगर वो अपने यंगर डेज में होता तो उसको लगता कि जीना उसके प्यार में पागल हो चुकी है। इसके तुरंत बाद आयोना सतू को एक ऑफिसर के पास ले जाती है आईडी कार्ड बनवाने के लिए। सतू फी पे करता है और उसको सिटी में रुकने का 10 दिन का वीजा मिल जाता है। ऑफिसर उसको धमकी देता है कि वीजा एक्सटेंड कैसे करवाना है और अगर वो एक्सपायर्ड वीजा के साथ पकड़ा गया तो उसे स्लेव बना दिया जाएगा। सिटी का वेलकम कितना वार्म और थ्रेटनिंग है ना। सतू उसको थैंक्स बोलता है और बिल्डिंग से बाहर आने के बाद आयोना उसको इन्स यानी सराय का रास्ता दिखा देती है। जब वो इन की तरफ जा रहा होता है तो मार्था नाम की एक लड़की अपनी मिल्क फैक्ट्रीज का जलवा दिखाकर उसे अपनी मॉम की इन में बुला लेती है। मोसा यानी मार्था की मॉम को देखकर सतू सोचता है कि अगर वो प्लस साइज ना होती तो वो जरूर उस पर ट्राई मारता। भाई हीरो सीधा थर्की मोड में स्विच हो गया। वो 10 रात का एडवांस पे करता है और क्योंकि वो लेट पहुंचा था मोसा उसे ठंडा खाना ऑफर करती है। जब मार्था अपनी मॉम की खाने की तारीफ करने लगती है तो मोसा उसे सतू का रूम क्लीन करने भेज देती है। इन बेसिक बातों से सतू को 60 साल पहले डीमन लॉर्ड और हीरो की फाइट के बारे में पता चलता है और ये भी कि ड्रैगन्स वाइवर्न्स की तरह नहीं बल्कि भयंकर स्लीपी हेड्स होते हैं। खाना खाते वक्त मार्था वापस आती है तो सतू उससे पूछता है कि नए कपड़े और सप्लाईज कहाँ मिलेंगे और वो उसको मार्केट ले जाती है। रास्ते में सतू देखता है कि एक आदमी कुछ डेमी ह्यूमन स्लेव्स को बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रहा है, तो वो बीच में घुसकर उन स्लेव्स की मदद करता है और उनका लगेज उठाता है। वो स्लेव्स अपनी एल्डर कंपेनियन को बताते हैं कि सतू ने उनकी मदद की, जिसके बाद वो सब उसको थैंक्स बोलकर अपने बेस की तरफ चले जाते हैं। जब सतू मार्था के पास लौटता है तो वो बहुत शॉक्ड होती है क्योंकि उसने डेमी ह्यूमंस की मदद की थी। उसको पता चलता है कि वहाँ के ह्यूमंस, खासकर फार्मर्स, डेमी ह्यूमंस से नफरत करते हैं क्योंकि पास्ट में डेमी ह्यूमंस ने उनकी पेटी बनाई थी। शॉपिंग करते वक्त सतू एक ऐसी स्किल पिकअप करता है जो नॉर्मली लड़कियों में नेटिवली होती है और वो मार्था के लिए एक प्यारा सा हेयर पिन खरीदता है। मार्था को इतना खुश देखकर सतू का रिज मीटर ऑन होता है और वो सोचता है कि अगर उसने अपनी फ्लर्टिंग स्किल बढ़ा ली तो रात तक वो जरूर इसको सेट कर लेगा। भाई की अलग ही कैलकुलेशंस चल रही हैं। फिर मार्था उसको एक शॉप पे ले जाती है जहां से वो एक ड्रैगन मास्क और विग खरीदता है जो लोग पास्ट हीरोज और प्रिंसेसेस का कॉस्प्ले करने के लिए यूज करते थे। तभी उसकी नजर एक कैरेज पर पड़ती है जिसमें स्लेव्स थे और वहां वो अरिसा को देखता है जिसके टाइटल पर ट्रबलसम लिखा था। जब वो इन वापस आते हैं तो यूनी नाम की एक छोटी असिस्टेंट उनका स्वागत करती है और बताती है कि उसने सतू का बैग रूम में रख दिया है। सतू को नहाने का मन था तो वो बाथ के बारे में पूछता है, पर मार्था बताती है कि इनर वॉल्स में सिर्फ एक पब्लिक बाथ है जिसे कॉमनर्स यूज नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें इनके पीछे कुएं से खुद को साफ करना पड़ता है। इसे कहीं में हाइजीन की वॉट लगी हुई है भाई। थोड़ी देर बाद वो अपने बेड पर गिरता है और खाना प्लस लाइट अल्कोहल ऑर्डर करता है। जब खाना आता है तो वो सरप्राइज हो जाता है और खाने को रेट करने लगता है। साथ ही अल्कोहल पीते ही उसे पॉइजन अल्कोहल रेजिस्टेंस मिल जाती है। खाना इतना स्वादिष्ट था कि वो सारी प्लेट साफ करने के बाद और ऑर्डर करता है और लिमिट से ज्यादा खा लेता है। रात को बेड पर लेटे हुए सतू सोचता है कि उसकी नई लाइफ उसके पिछले कॉर्पोरेट जॉब से कितनी बेहतर है, पर तब उसे एहसास होता है कि उसका एक्सपीरियंस उन गेम्स और स्टोरीज जैसा बिल्कुल नहीं है जो वो जानता था। वो एडमिट करता है कि मिडिल स्कूल में वो कैसा गीक था और उसने कभी खुद से कोई नई लैंग्वेज क्रिएट नहीं की थी। ये पहली बार था जब वो सच में किसी नई चीज का टेस्ट फील कर पा रहा था, जिसका मतलब था कि ये कोई सपना नहीं है। उसको कंफर्म हो जाता है कि ये दुनिया सिर्फ एक गेम नहीं है, क्योंकि अगर होती तो वो प्रोग्रेस सेव करके लॉग आउट कर सकता था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या गेम लाइक वर्ल्ड को बीट करने के बाद वो वापस जा सकता है, पर MMORPG में तो ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। एकदम पजल्ड होके सतू रात को सिटी एक्सप्लोर करने निकल पड़ता है। आउटस्कर्ट्स में पहुंचकर वो कसम खाता है कि अब वो फुल मजे करेगा और इस दुनिया को एक्सप्लोर करने से उसको एज अ गेम क्रिएटर आगे मदद मिलेगी। घर वापस जाना अब उसकी लिस्ट में आखिरी नंबर पर था। भाई ने एक्सेप्ट कर लिया कि अब यहीं जीना और मरना है। ये सोचकर वो वापस सिटी के अंदर अपनी इनसेशिएबल डिजायर्स पूरी करने चला जाता है। मैजिक लेसन्स, डेट्स एंड डिमोनिक इंट्रूजन्स। अगली सुबह मार्था उसको उठाती है और बोलती है कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने आई है।
सतु हैरान होकर बाहर जाता है और देखता है कि जीना इन के बाहर वेट कर रही है। वो उसकी तारीफ करता है और पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है। जीना, जो एकदम भोली और अर्नेस्ट लड़की है, बताती है कि आज उसकी छुट्टी है और वो उसको सिटी घुमाने ले आई है। जब वो दोनों सिटी घूम रहे होते हैं, सतु खाने का बिल पे करता है, जिस पर जीना कंप्लेन करती है क्योंकि वो उसे पिछले दिन बचाने के लिए ट्रीट देना चाहती थी। सतु उसको प्यार से समझाता है कि वही तो उसे सिटी के अंदर ले आई थी, तो हिसाब बराबर। जीना मान जाती है और दोनों पार्क में बैठकर क्रोकेट ट्राई करते हैं। लेकिन तभी एक नाक बहता बच्चा जीना से टकराता है और उसके कपड़ों पर दाग लगा देता है। सतु ढूंढता है कि कहीं कोई जगह हो जहां स्टेन साफ हो सके। तभी एक क्लोक्ड लड़की वहां आती है और दाग निकालने का ऑफर देती है। वो लड़की उन्हें एक एलीवे में ले जाती है और वाटर लेवल स्पेल यूज करती है, जिससे जीना पूरी तरह भीग जाती है। सतु शर्म के मारे दूसरी तरफ देखने लगता है, क्योंकि अगर गलती से कुछ देख लेता तो उसको जीना से शादी करनी पड़ जाती। प्लॉट आर्मर ओवर 9000। फिर वो क्लोक्ड लेडी विंड मैजिक से खुद को ड्राई करती है और पेमेंट मिलने के बाद सतु की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। जीना से पूछता है कि वो मैजिक कास्ट कैसे करती है, तो जीना लाला लैंड की फीमेल कास्ट की तरह टॉनिक सुल्फा यानी सारे गामा गाकर दिखाती है। भाई, ये कैसा सिस्टम है जहां स्पेल के लिए इंडियन आइडल देना पड़ता है। जीना बताती है कि उसे मैजिक सीखने में 3 साल लग गए और उसने पिक्चर बुक से इसकी प्रैक्टिस की थी। जीना का सपना है उड़ना, पर जब वो सतु से पूछती है कि वो मैजिक क्यों सीखना चाहता है, तो सतु सीरियसली बोलता है कि वो इसे नहाने का ऑल्टरनेटिव बनाना चाहता है। ये लॉजिक सुनकर जीना पेट पकड़कर हंसने लगती है कि इसकी प्रायोरिटीज कितनी उलझी हुई हैं। उसके बाद सतु कुछ ऑइंटमेंट खरीदता है और जीना उसको ग्रेट वॉल दिखाने ले जाती है। वहां से उन्हें बाहर की दुनिया का मस्त व्यू मिलता है। सतु पूछता है कि क्या एक आउटसाइडर का मिलिट्री की इनर वर्किंग्स देखना सेफ है। जीना कॉन्फिडेंटली बोलती है, टेंशन मत लो, सिटी में सिर्फ वाइवन्स ही उनका मेन प्रॉब्लम है। फिर वो उसको पेलानियन टेम्पल ले जाती है और पास्ट हीरो की फोटो दिखाती है जिसने डीमन किंग की पेटी बनाई थी। सतु को पता चलता है कि गॉडेस द्वारा दी गई हीरो की होली स्वॉर्ड तभी ब्लू ग्लो करती है जब वो किसी असली हीरो को एक्सेप्ट करती है और उसके हाथ में होती है। तभी वहां ऑर्ना नाम की टेम्पल की सेंटेस आती है और बोलती है कि स्वॉर्ड का किसी को एक्सेप्ट करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उस बेचारे को डीमन लॉर्ड से लड़ना पड़ेगा। ऑर्ना जीना को ग्रीट करती है और सतु को जीना का बॉयफ्रेंड बोल देती है, जिससे जीना किसी कीड़े की तरफ विगल करने लगती है शर्म से। पर ऑर्ना दूसरे ग्रुप को अटेंड करने निकल जाती है। टेम्पल से निकलने के बाद जब वो राइड बुक करते हैं, सतु चेक करता है और देखता है कि ड्रैगन लेयर में रेप्टाइल्स को पैक करने की वजह से उसे ढेर सारे टाइटल्स मिल चुके हैं। सिटी के एज पर जीना उसको एक मैजिकल डिवाइस दिखाती है जो उड़ने वाले ड्रैगन्स और बीस्ट्स को स्नाइप करता है, लेकिन ये एक रेप्लिका है क्योंकि पास्ट में एक ड्रैगन ने असली वाला तोड़ दिया था। सतु पूछता है कि क्या हीरो ने उस ड्रैगन का खेल खत्म किया था, तो जीना बताती है कि उस टाइम कोई हीरो समन ही नहीं हुआ था। आखिरी हीरो वही था जिसने 66 साल पहले डीमन लॉर्ड को हराया था। रास्ते में अचानक वो देखते हैं कि एक भीड़ कुछ बंधे हुए डेमी ह्यूमंस पर पत्थर मार रही है। इसका लीडर एक ढोंगी था जो लोगों को पत्थर बेच रहा था ताकि वो इन बेचारे डेमी ह्यूमंस को डीमन के रिश्तेदार बोलकर मार सकें। जीना तुरंत उन्हें रोकने आगे बढ़ती है और सतु टेलीस्कोपी स्किल यूज करके एरिया को स्कैन करने लगता है। सतु रियलाइज करता है कि वो मोटा कॉनमैन असली लीडर नहीं है, बल्कि वहां खड़ा उसिस नाम का आदमी असली स्लेव ओनर है। ये समझने के बाद कि उसिस का ग्रुप सिर्फ लोगों को भड़काने और पैसे लूटने का काम कर रहा है, सतु स्टेल्थ मोड में जाता है और भीड़ में छुपे उसिस के आदमियों की शांति से पेटी बना देता है। फिर वो सीधा उसिस के पास जाता है, उसकी ऐसी धुनाई करता है कि उसके दिन में तारे दिखने लगते हैं और उसे भीड़ के आगे फेंक कर सबको बताता है कि उसिस एक फ्रॉड है और इस पूरे ड्रामा का मास्टरमाइंड है। सतु अपनी फॉल्स अक्यूजर स्किल के साथ थोड़े झूठ मिक्स करता है और क्राउड को कन्विंस कर लेता है कि असली डीमन वर्शिपर तो यही है। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। उसिस अचानक से होश में आता है और किसी पोजेस्ड इंसान की तरह अजीब हरकतें करने लगता है। उसके अंदर से एक असली डीमन फटकर बाहर निकलता है और उसिस के फैट प्रीस्ट एड को वहीं काट डालता है। ये खतरनाक नजारा देखकर सतु और जीना को छोड़कर बाकी सब लोग वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। साटो जल्दी से स्लेव्स के पास जाता है उन्हें बचाने के लिए, पर वो बेचारे बताते हैं कि यूसिस ने उन्हें वहीं रहने का कमांड दिया था, वरना उनके गले का चोक होल्ड उनकी सांस रोक देगा। जैसे ही साटो जमीन से बंधी उनकी चेन्स तोड़ता है, वो अजीब डीमन अनाउंस करता है कि वो अपने मास्टर के लिए एक दावत फीस्ट बनाएगा। उसी पल वो डीमन एक टेलीपोर्टेशन स्पेल कास्ट करता है और उसकी रेंज में आने वाला हर इंसान, जिसमें जीना और उसके मिलिट्री फोर्स भी शामिल थी, सीधा एक भूल भुलैया लैबिरिंथ में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। भाई, डेट चल रही थी, सीधा रेड बॉस वाले लेवल पे आ गए। लैबिरिंथ के अंदर गिरते ही साटो पहले स्लेव्स को अपना इंट्रोडक्शन देता है और जब उसे पता चलता है कि बेचारों का कोई नाम नहीं है, तो वो उन्हें नाम देता है, पोची, तामा और लीजा। उसके बाद वो उन्हें अपने वूंड्स क्लीन करने के लिए टॉवल्स और ऑइंटमेंट देता है, साथ में स्टैमिना रिगेन करने के लिए स्नैक्स भी। फिर वो रूम स्कैन करता है और सर्वे मैप स्किल गेन करके पूरे लैबिरिंथ को स्कैन करता है। उसे दिखता है कि लैबिरिंथ के अलग अलग लेयर्स में और भी लोग फेज हुए हैं, पर वो आईबॉल डीमन कहीं नजर नहीं आ रहा। स्लेव्स साटो को परेशान देखकर उसके पास आते हैं और उसके पॉन्स बनने का ऑफर देते हुए भीख मांगते हैं कि वो उन्हें अपने साथ ले चले। साटो उन्हें शांत करता है और प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा।
ये देख करके सिर्फ लीजा के पास ही थोड़ी कॉम्बैट एबिलिटीज है, साटो उसको एक शॉर्ट स्वॉर्ड देता है और सख्ती से इंस्ट्रक्ट करता है कि जब तक वो कमांड न दे कोई अटैक नहीं करेगा। रूम से निकलते वक्त वो पोची और तामा को ड्यूटी देता है कि अगर उन्हें कुछ सस्पिशियस लगे तो तुरंत इन्फॉर्म करें और लीजा उनके पीछे से कवर करेगी। जल्दी ही पोची उसे बताती है कि उसे आगे से खून की महक आ रही है। साटो उसको शाबाशी देता है और उन्हें पीछे रुकने को बोलता है। जब वो आगे झांक कर देखता है तो एक बड़ा सा मॉन्स्टर किसी इंसान को खा रहा होता है। साटो सोचता है कि क्या उन्हें पिछले रूम में मदद का वेट करना चाहिए, पर लीजा उसे सरप्राइज करके ये सजेस्ट करती है कि उन्हें उस मॉन्स्टर को मारना चाहिए या चुपके से निकल जाना चाहिए जब वो खा रहा हो। साटो इनकी लो लेवल होने के बावजूद इतनी अच्छी इंट्यूशन देखकर इंप्रेस हो जाता है। वो अपना माइंड मेकअप करता है और अपनी ग्लॉक निकालकर उस एंट मॉन्स्टर पर शूट करता है, जिससे उसकी एम, स्नाइपिंग और शूटिंग स्किल अनलॉक हो जाती है। एकदम प्रो गनस्लिंगर की तरह वो लगातार शॉट्स फायर करता है जो मॉन्स्टर की चमड़ी को चीरते हुए उसे क्लीनली क्लिप कर देते हैं। लीजा उसके इस अजीब वेपन से बहुत इंप्रेस होती है और उसका नाम पूछती है। साटो इसे एक मैजिकल वेपन बताता है जिसके बारे में किसी को बताने से मना करता है। फिर वो मॉन्स्टर के लिम्ब को काटकर उस पर एक चाकू अटैच करता है। वेपन की एबिलिटी मैक्स करके लीजा को दे देता है, जो मॉन्स्टर के अंदर से कोर निकालकर बताती है कि ये बहुत कीमती होता है। लीजा अपनी पहली शॉर्ट स्वॉर्ड पोची को पास कर देती है और साटो उनकी बची हुई चेन्स पर गोली चलाकर उन्हें फ्री कर देता है ताकि वो आसानी से मूव कर सकें, और फिर वो सब मिलकर डंजन एक्सप्लोर करना कंटिन्यू करते हैं। रास्ते में साटो उनका स्टेटस चेक करता है और नोटिस करता है कि उनके एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए वो तामा को कोर के साइज के कीमती पत्थर कलेक्ट करने को बोलता है। उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके वो एक जायंट स्लग को आसानी से हरा देते हैं। फिर साटो पोची को अपने साथ एक पैसेज में आने को कहता है। पोची तामा को स्टोन्स पकड़ाती है और वो मॉन्स्टर से फाइट करने अंदर जाते हैं। अंदर दुश्मनों की गिनती देखकर पोची डर के मारे अपना कूल खो देती है और किसी डिस्ट्रेस में फंसी प्रिंसेस की तरह रोने लगती है कि कोई उसको बचाए। थैंक गॉड साटो टाइम पर आकर उन मॉन्स्टर्स का खेल खत्म कर देता है और पोची के पास पहुंचकर उसको समझाता है कि अगर खतरा हो तो भागना ठीक है, पर पैनिक नहीं करना चाहिए वरना उसके ऑरा पॉइंट्स गिर जाएंगे। वो उसके सर पर हाथ फेरता है जिससे उसकी टेमर स्किल अनलॉक हो जाती है, जो साटो नोट करता है कि बेडरूम में काफी काम आ सकती है। भाई, टेमर स्किल का अलग ही फायदा सोच रखा है इसने। वो लोग रास्ते में आने वाले सारे मॉन्स्टर्स की पेटी बनाते हुए आगे बढ़ते हैं और साटो नोटिस करता है कि अब लड़कियों का लेवल बढ़ रहा है। ढेर सारे कोर्स कलेक्ट करने के बाद उनकी एनर्जी लो हो जाती है, तो साटो उन्हें ब्रेक लेने को कहता है और बीफ जर्की ऑफर करता है। उसका मीट ट्राई करने के बाद वो उन्हें 3 घंटे सोने का ऑर्डर देता है और उसके बाद वो वापस एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं। इस प्रोसेस में साटो बहुत सारी नई स्किल्स इकट्ठा कर लेता है और वो लड़कियों को भी कुछ मॉन्स्टर्स अकेले हैंडल करने देता है। वो लीजा को फ्रॉग मीट फ्राई करने की परमिशन भी देता है और वो सब उसे डिनर में खाते हैं। आगे बढ़ते हुए उनका सामना एक स्लाइम से होता है। साटो उस पर फायर मैजिक यूज करता है, पर जब वो देखता है कि उसका कोई असर नहीं हुआ तो लीजा उस स्लाइम के कोर को स्टैब करके दिखाती है, जिससे स्लाइम पूरी तरह पिघल जाता है। देखा, लेवल छोटा है पर एक्सपीरियंस तगड़ा है। साटो एरिया सर्वे करता है और उसे एक ट्रैप दिखता है। वो बाकियों को वॉर्न ही कर रहा होता है कि अचानक एक लेवल 40 का अनडेड बीस्ट उन पर हमला करता है, जैसे वो स्लाइस्ड ब्रेड हो। साटो उस बीस्ट को रोक कर रखता है और एक ट्रैप सेट करता है, फिर उस मॉन्स्टर को किक मारकर उसी ट्रैप में गिरा देता है, जिससे उसका किस्सा खत्म हो जाता है। आगे उन्हें स्पाइडर सिल्क में फंसा हुआ एक इंसानों का ग्रुप मिलता है, जिसे साटो अपनी लड़कियों को फ्री करने का ऑर्डर देता है। उनमें से 2 लोग तो थैंक्स बोलते हैं, पर तीसरा आदमी रूड होकर पोची पर चिल्लाता है कि वो उसे टच ना करे और चाकू दे ताकि वो खुद को फ्री कर सके। पोची इंस्टिंक्टिवली रिफ्यूज करती है कि चाकू उसके मास्टर की है। साटो उसको वापस बुलाता है और उस कमबैक की मदद करने से साफ मना कर देता है। तब जिन बेल्टन, जो कि एक नोबल था, उस रूड आदमी को उसकी औकात दिखाता है और उसे बाहर निकालता है। जैसे जैसे वो लैबिरिंथ की गहराइयों में जाते हैं, उन्हें महसूस होता है कि मॉन्स्टर्स एक और इंसानी ग्रुप पर हमला कर रहे हैं, तो वो लोग मदद करने भागते हैं। वहीं रूड ब्रैट अपनी ताकत दिखाने के लिए आगे बढ़कर स्लाइम पर हमला करता है, पर बुरी तरह फेल होता है और लगभग खा लिया जाता है। पर पोची की मदद से वो बच जाता है और उसको थोड़ा एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम मिल जाता है। इस इंसिडेंट के बाद उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो बीस्ट फोक को नीची नजर से नहीं देखेगा। वहां पहुंचकर सातू देखता है कि जीना बुरी हालत में है, जैसे किसी 34 कॉमिक का कैरेक्टर हो। वो तुरंत उसे बचाता है और जीना कूदकर उसके बाहों में आ जाती है, जैसे सातो उसका हीरो हो। तभी ऑर्ना वहां आकर इस रोमांटिक मोमेंट में हड्डी बनती है और मॉन्स्टर्स को हराने में सातू की मदद मांगती है। सातू सबको बताता है कि स्लाइम के कोर्स को स्टैब करना होगा। जब जीना सातू के मुंह से किसी दूसरी लड़की लीजा का नाम सुनती है तो वो एक जेलस हाउसवाइफ की तरह रिएक्ट करती है, पर ऑर्ना उसको बोलती है कि ये सब बाद में करना, अभी जिंदा रहना जरूरी है। जब सब खुद को ठीक कर रहे होते हैं, सातू अपनी स्लेव्स को जीना से इंट्रोड्यूस करवाता है और लीजा जीना को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने दिन में उन्हें मॉब से बचाया था। तमा अचानक एक अजीब दीवार की तरफ इशारा करती है, पर सोल्जर्स को एक ट्रेजर बॉक्स दिख जाता है और वो उसको लूटने दौड़ पड़ते हैं। उनके होश तब उड़ जाते हैं जब वहां वही आईबॉल डीमन प्रकट हो जाता है।
सारे इंसान उम्मीद में जिन बेल्टन की तरफ देखते हैं कि वो अपनी हैवी फ्लेम से इस डीमन की राख बना देगा, लेकिन आईबॉल डीमन उन सब पर ट्रांस स्पेल यानी माइंड कंट्रोल डाल देता है, जिससे वो लोग पागल होकर एक दूसरे को मारने लगते हैं। सातो, जिसने स्किल को इजीली रेजिस्ट कर लिया था, जल्दी से एक्शन में आता है और अपनी ही लड़कियों को नॉकआउट कर देता है, इससे पहले कि वो बाकी लोगों को जख्मी कर दें। बेल्टन अपनी फायर मैजिक छोड़ता है, पर आईबॉल डीमन आग में ऐसे नहा रहा होता है जैसे मायामी बीच पे टैनिंग कर रहा हो। सातो को समझ आ जाता है कि डीमन प्रोटेक्शन स्पेल यूज कर रहा है और वो सोचने लगता है कि उसको फ्रंट पर आकर लड़ना चाहिए या नहीं। तभी अचानक एक बीस्ट उस पर पीछे से अटैक करता है और सातो उस कैमोफ्लेज दीवार के अंदर गिर जाता है। जब वो दूसरों की नजरों से दूर होता है तो वो अपनी होली स्वॉर्ड निकालता है और उस बीस्ट को ऐसे काट देता है जैसे गर्म चाकू से मक्खन। वो अपना हीरो मास्क पहनता है और वापस उनकी मदद करने जाता है। वो खुद को एक अनजान व्यक्ति बताता है और उनको बोलता है कि इस डीमन को उसके हवाले कर दें। सबके देखते ही देखते सातू एक पत्थर उठाता है और डीमन को फेंक कर मारता है, जिससे डीमन ढेर हो जाता है। लोग हैरान थे क्योंकि वो लोग अपने बेस्ट अटैक से उसे खरोच भी नहीं पाए थे। गिरने के बाद डीमन अपने आखिरी मैजिक का यूज करके असली डीमन लॉर्ड को समन कर लेता है, जो आते ही उस आईबॉल डीमन को ही खा जाता है एज अ रिवॉर्ड। डीमन लॉर्ड अपने बड़े पंख फड़फड़ाता है, जिससे लोग हवा में उड़ जाते हैं, पर सातो, जिसके पास विंड रेजिस्टेंस स्किल आ चुकी थी, जीना और ऑर्ना को हवा में कैच कर लेता है और फिर डीमन लॉर्ड के खिलाफ अपनी होली ब्लेड निकाल लेता है। डीमन लॉर्ड सातो को देखकर उसे हीरो समझता है और इतना गुस्सा हो जाता है कि अपनी पावर को 300% बफ कर लेता है। सातो अपनी ब्लेड की तरफ देखता है, पर वो ब्लू कलर में ग्लो नहीं कर रही थी, तो वो कंक्लूड करता है कि शायद वो ऑफिशियल हीरो नहीं है। डीमन को भी समझ नहीं आता कि इस बंदे का सीन क्या है, तो वो उस पर लाइटनिंग बोल्ट से हमला करता है, पर सातो तुरंत अटैक और स्टन होने के खिलाफ रेजिस्टेंस मिल जाती है। फिर डीमन लॉर्ड उस पर अपने जहरीले पंजों से वार करता है, पर सातो को पॉइजन रेजिस्टेंस मिल जाती है, जो देखकर खुद मॉन्स्टर भी इंप्रेस हो जाता है। पेट्रिफिकेशन स्किल को रेजिस्ट करने के बाद सातो डिसाइड करता है कि स्वॉर्ड को फायर मैजिक से पावर अप करेगा, पर जब वो देखता है कि डीमन लॉर्ड बाकी इंसानों की पेटी बनाने वाला है जो उस पर हमला कर रहे थे, तो सातो उनकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अपनी ग्लॉक से उस पर शूट करता है। तभी उसे जीना की बात याद आती है कि डीमंस को सिर्फ मैजिक या मैजिकल वेपन से मारा जा सकता है, इसलिए वो फायर स्किल को मैक्स आउट करता है, अपनी एक्स निकालता है और उसे सीधा डीमन पे शूट कर देता है। ये धमाकेदार अटैक मॉन्स्टर को बुरी तरह जला देता है। डीमन लॉर्ड का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि हीरो तो मार्शल आर्टिस्ट होता है, ये मैजिक कैसे यूज कर रहा है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए सातो डीमन की तरफ चार्ज करता है, दोबारा वही फायर स्पेल मारता है और अपनी इन्वेंट्री से एक कटाना निकालकर उसे काट डालता है। सिस्टम नोट करता है कि उसके पास गॉड किलर का टाइटल भी है। भाई, इतना ओपी इंसान से कौन पंगा लेगा। एक ही झटके में डीमन लॉर्ड गायब हो जाता है और सातो को लैबिरिंथ कॉन्करर और डीमन स्लेयर का टैग मिल जाता है। लैबिरिंथ से सेफ बाहर निकलने के बाद स्लेव्स भागते हुए उसके पास आते हैं और वो डरे हुए लोगों को अपने साथ चलने को कहता है। जो जर्क पहले डेमी ह्यूमंस को मार रहा था, वो आकर उनसे माफी मांगता है और जीना भागकर सातू के बाहों में आ जाती है, जिसे सातू हक करके परेशान करने के लिए सॉरी बोलता है। सातू अपना डैशबोर्ड चेक करता है, जिसमें उसे बहुत सारे टाइटल्स मिले थे, पर उसका पूरा ध्यान हीरोइक टाइटल पे था। सातो उस स्लेव मास्टर से मिलता है जिसे उसने और बेल्टन ने बचाया था और ऑफिशियली इन डेमी ह्यूमंस को अपने सर्वेंट के रूप में खरीद लेता है। स्लेव मास्टर उसको 2 और लड़कियों के बारे में बताता है। पहले तो सातो इंटरेस्टेड नहीं था, पर जब वो लूलू, जो एकदम स्ट्राइकिंग ब्यूटी है, और अरीसा, जो बार बार जापानीज वर्ड्स यूज कर रही थी, को देखता है तो उसकी क्यूरियोसिटी जाग जाती है। वो लूलू और फिर अरीसा के कान में जापानीज में कुछ बोलता है। अरीसा झटके से अपने बाल पकड़ती है, सोचकर कि कहीं मकड़ी यानी स्पाइडर तो नहीं, जिससे सातो को 100% कंफर्म हो जाता है कि उसको जापानीज आती है। टाउन वापस जाने से पहले बाकी स्लेव्स इन 2 नई लड़कियों से मिलते हैं। अरीसा उनके साथ इजीली बॉन्ड बना लेती है, जबकि ये उसका डेमी ह्यूमंस के साथ पहला इंटरेक्शन था। जब अरीसा सातो से चिपकती है तो पोची और बाकी भी आकर उससे चिपक जाते हैं। घर जाते वक्त लीजा अपनी छोटी कॉमरेड्स को गोद में उठा लेती है। सातो नोट करता है कि बाकियों के सामने वो अरीसा से उसके जापानीज नॉलेज के बारे में नहीं पूछ सकता। वो रास्ते में रुककर पूछता है कि सब क्या खाना चाहते हैं, तो सब सॉसेज के लिए वोट करते हैं। सातो थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है कि इन्हें मीट इतना पसंद क्यों है, तो वो बेचारी बताती हैं कि सातो से मिलने से पहले उन्हें कूड़ेदार स्क्रैप्स खाकर जिंदा रहना पड़ता था। उनकी सैड स्टोरी सुनकर सातो इमोशनल हो जाता है और उन्हें एक रेस्टोरेंट ले जाता है जहां उन्हें मटन और ग्रिल्ड इनर्ट सर्व किए जाते हैं। खाना टेस्ट करते ही स्लेव्स उस डिश के दीवाने हो जाते हैं, यहाँ तक कि अरीसा भी सोचने लगती है कि वो उन्हें इतने प्यार से क्यों स्पॉइल कर रहा है। उन्हें खाते हुए देखकर सातो उनके फटे हुए कपड़े नोटिस करता है, तो वो नए कपड़े लेने निकल जाता है। रास्ते में उसे ग्रिल्ड चिकन दिखता है और उसको याद आता है कि लीजा ये ट्राई करना चाहती थी, तो वो चिकन खरीद लेता है। वापस आते हुए वो कुछ होमलेस बीस्ट फोक्स को चिकन नगेट्स देता है और अपने टेंट पर लौट जाता है। नए कपड़े ट्राई करके लड़कियां बहुत खुश होती हैं। बस दुख इस बात का था कि फोटो खींचने के लिए उनके पास मोबाइल फोन नहीं था।
भाई इसेकाई में आईफोन की कमी खलती है। जब सातो सबको लेकर इन पर पहुंचता है तो मार्था और उसकी मॉम उन्हें देखकर खुश होती हैं, पर उन्हें एहसास होता है कि इतने लोगों के रुकने के लिए उन्हें और बड़ा रूम चाहिए। बदकिस्मती से उनके पास एक्स्ट्रा रूम्स नहीं थे। जब सातो देखता है कि आसपास के ह्यूमंस उसकी लड़कियों को घूर रहे हैं तो मार्था को पोची और तामा को अपने रूम में ले जाने का ऑर्डर देता है और खुद रात गुजरने की दूसरी जगह ढूंढने लगता है। पर तभी अरीसा सरप्राइज एंट्री मारती है और सब पर अजीब सा चार्म मैजिक डाल देती है ताकि वो लोग घूर घूर कर ना देखें। इस मैजिक का असर ये होता है कि माना को याद आता है कि उनके पास एक यूजेबल शेड गोदाम है। सातो वहां जाता है और डेमी ह्यूमंस के लिए एक फ्लफी सा बेड बनाता है और जाने से पहले उन्हें एडवाइस देता है कि अगर कोई तंग करे तो सीधा उसकी पेटी मत बना देना। वो उन्हें यह भी बोलता है कि अगर प्रॉब्लम बड़ी हो तो वो सिर्फ एक कॉल की दूरी पर है। जब सातो वापस अपने रूम में आता है तो लुलू उसका कोट उतारने का ऑफर देती है, पर सातो मना कर देता है। थोड़ी ही देर की बातचीत से उसको समझ आ जाता है कि लुलू मर्दों से बहुत डरती है। जब सातो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि दोनों लड़कियों ने अपने प्लॉट आर्मर कपड़े उतार दिए हैं। शुक्र है सातो की पोकर फेस स्किल ऑन थी, वरना कंफर्म उसका नोज ब्लीड हो जाता। उसको 2 सेकंड लगते हैं समझने में कि ये क्या चल रहा है, पर वो उन्हें डिसमिस कर देता है। लड़कियां हैरान थी कि ये उन दरिंदों जैसा नहीं है जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में होता है। लुलू तो रो ही पड़ती है क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी मर्द ने उस पर रहम खाया था। सातो उसको ब्लैंकेट देकर चुप कराता है और प्रॉमिस करता है कि अब उन्हें ऐसी हार्डशिप्स कभी नहीं सहनी पड़ेंगी। लाइट बंद करके वो दूसरे बेड पर सो जाता है, पर तभी रात में उसको साइकिक मैजिक, उसकी रेजिस्टेंस और नाइट विजन अचानक मिल जाती है। जैसे ही वो आंखें खोलता है वो देखता है कि अरीसा उसके ऊपर एक सक्यूबस बन के बैठी हुई है। वो आकर उसको किस करती है और सातो का दिमाग लिटरली ब्लैंक हो जाता है जब उसके हाथ अरीसा को एम्ब्रेस करने लगते हैं। पर वो वक्त पर होश में आता है और उसको इस तरह का मैजिक यूज करने से सख्त मना करता है। सातो याद करता है कि उसने यही मैजिक दिन में लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए यूज किया था, पर अब वो उस पर क्यों यूज कर रही है। मजबूर होकर अरीसा कन्फेस करती है कि उसको पहली नजर में ही सातो के रिश्ते से प्यार हो गया था, पर क्योंकि सातो अपने लाइट सेबर को गेटकीप कर रहा था तो उसने सोचा इसे मैजिक से जबरदस्ती ले लिया जाए। भाई लड़की तो एकदम एग्रेसिव मोड में आ गई थी। फिर अरीसा असली राज खोलती है कि वो भी सातो की तरह जापानीज है और इस करंट वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुई है। वो गेस करती है कि सातो एज अ हीरो समन हुआ होगा और बोलती है कि वो इस दुनिया में मिलने वाला उसका दूसरा जापानीज इंसान है। सातो कंफ्यूज होकर पूछता है दूसरा कौन, तो अरीसा बताती है कि लुलू का परदादा ग्रेट ग्रैंडफादर भी जापानीज था। अरीसा इसेकाई के रूल्स एक्सप्लेन करती है कि कैसे कुछ बूढ़े लोग अर्थ पे मरने के बाद यहाँ पे एज अ बेबी रीइंकार्नेट होते हैं और फ्रेश स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो लोग ट्रांसमाइग्रेट होते हैं उन्हें मैजिक से डायरेक्टली समन किया जाता है और वो अपने पुराने लुक्स मेंटेन करते हैं। सातो अपना सिनारियो देखता है और रियलाइज करता है कि उसका केस तो इन सब से अलग पूरा अनोमली है। अरीसा उससे पूछती है कि क्या वो किसी समनर सर्कल के अंदर गिरा था, पर सातो ना में सर हिलाता है। फिर वो पूछती है कि क्या वो शुरू से ही इतना स्ट्रांग और ओवरपावर्ड था। सातो जब बताता है कि उसके पास स्टार्टिंग में ना के बराबर स्किल्स थी तो अरीसा समझ जाती है कि इसका सिस्टम कुछ अलग ही है। सातो उसकी बैक स्टोरी पूछता है तो अरीसा पूरी रात उसकी सैड टेल उसे सुनाती है। अगली सुबह एक बड़ा धमाका होता है। मार्था सातो के रूम का दरवाजा खोलती है और उसकी गर्लफ्रेंड जीना को अंदर भेजती है जो उससे मिलने आई थी। जीना और मार्था सातो के परफेक्ट चेहरे को देखकर ड्रूल कर रही होती हैं। तभी उनकी नजर आधी नंगी लुलू जो अलग बेड पर थी और सातो की बगल में चिपकी अरीसा पर पड़ती है। जीना का दिमाग घूम जाता है। वो सातो को 2 टाइमर चीटर बोलकर रोते हुए रूम से भाग जाती है। मार्था शर्माते हुए इंटरप्ट करने के लिए सॉरी बोलती है और पहली बार जिंदगी में सातो को सच्चा गर्ल प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। भाई का हैरम शुरू होते ही कलेश ऑन हो गया। सातो जल्दी से अपना रोप पहनता है और जीना को रोकने के लिए सीधा खिड़की से बाहर कूद जाता है। वो जीना को मनाने के लिए उसके साथ डांस करता है और समझाता है कि उसने गलत मतलब निकाल लिया है। सातो पूरी कोशिश करता है, पर जीना को अपनी फ्रेंड की याद आती है जिसने बोला था कि सारे मर्द स्कमबैग होते हैं, जिससे मामला और बिगड़ जाता है। आखिर में सातो उसकी जोरदार तारीफ करना शुरू करता है और जीना उसके मक्खन वाले शब्दों पर पिघल जाती है। फिर वो उसको शॉपिंग करवाने नए कपड़े दिलाने ले जाता है, जिस पर जीना तुरंत राजी हो जाती है। जब वो वापस आते हैं तो अरीसा दिखती है और बोलती अच्छा हुआ तुम्हारा मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गया। सातो उसको घूरता है और ऑर्डर देता है कि बाकियों को जाकर बुला लाए। उसके जाते ही सातो को पिछली रात वाली बातचीत याद आती है। उसने बताया था कि वो अपने पास्ट लाइफ में एक प्रिंसेस थी जिसने अपने मॉडर्न नॉलेज का फायदा उठाने की बहुत कोशिश की। पहले तो सब बढ़िया चला, पर बाद में सब फेल होने लगा और पड़ोसी देश ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। अरीसा को पता था कि इसके पीछे किसी का हाथ है, पर वो उस मास्टरमाइंड को पकड़ नहीं पाई। अपनी एग्जीक्यूशन यानी मौत से बचने के लिए वो वहां से भाग निकली और एक स्लेव्स के ग्रुप में शामिल हो गई। कुछ देर में बाकी स्लेव्स वहां आ जाते हैं, पर लुलू बीमारी की वजह से एंड में आती है जैसे वो नीट फ्रीक्स की तरह कपकपा रही हो। सतो अरीसा को सिक्कों की थैली देता है और बोलता है जाओ सबके लिए बढ़िया कपड़े खरीद लो, और लीजा को बोलता है कि इनकी बॉडीगार्ड बनकर साथ जाए ताकि कोई बैड गाय तंग ना करे। जाने से पहले सतो अरीसा को उसकी साइकिक स्किल दूसरों की भलाई के लिए यूज करने की परमिशन दे देता है। सतो अपने हैरम स्लेव्स को मार्केट में मजे करते हुए देखता है, बिल्कुल एक केयरिंग बाप की तरह। जब सतो और जीना अकेले होते हैं तो जीना पूछती है अब क्या करना है।
सतो बोलता है कि उसको एक ऐसा इन ढूंढना है जहां डेमी ह्यूमंस अलाउ हो। जीना भी उसके साथ चलने की जिद करती है और वो मान जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक ऑड जॉब्स ऑफिस पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात नैडी से होती है जो वहां इंचार्ज थी। सतो उसको बोलता है कि उसे रेंट के लिए कोई घर या प्रॉपर्टी ढूंढनी है। नैडी उसको कुछ पेपर वर्क दिखाती है और एडवाइस करती है कि टाउन के वेस्टर्न हिस्से में जाए क्योंकि वहां सब सस्ता है, हालांकि क्राइम थोड़ा ज्यादा है। सतो अपना बजट बताता है तो नैडी 3 ऑप्शन दिखाती है। पहला ऑप्शन ऐसी जगह थी जहां पिछले मालिक की पेटी बना दी गई थी, दूसरा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में था और तीसरा सीधा एक क्राइम गिल्ड के हाइड आउट के ऊपर बना था। भाई ये प्रॉपर्टी ब्रोकर है या मौत की दलाल? सतो तीनों ऑप्शन रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि अगर शाम तक कोई ढंग का ऑप्शन आए तो वो वापस आएगा। टाइम पास करने के लिए सतो जीना से पूछता है कहाँ चलना है। सतो से पहले नैडी बीच में कूदती है और सजेस्ट करती है कि सामने प्लाजा में एक नया फ्ली मार्केट खुला है, वहां चले जाओ। वो जीना की परफेक्ट विंगमैन बनती है और उसके कान में विस्पर करती है कि इस लड़के को हाथ से मत जाने देना। टाउन में घूमते हुए उन्हें अपनी लड़कियां मिलती हैं जहां अरीसा ने अपने बाल डाई कर लिए थे और बिल्कुल सिडनी स्विनी की तरह लग रही थी। सतो सबको एक दुकान पर ले जाता है और पढ़ना लिखना सिखाने के लिए अल्फाबेट कार्ड्स खरीदता है। अरीसा हमेशा की तरह डेट खराब करने आती है और सतो से पूछती है कि क्या वो शाम वाला प्ले देखने आएगा। सतो हाँ बोलकर उसको टिकट्स खरीदने के पैसे दे देता है। फिर वो जीना की डेट खराब होने के लिए सॉरी बोलता है और उसको एक ज्वेलरी शॉप में ले जाता है जहां जीना एक इयरिंग सेट को बहुत प्यार से देख रही होती है। अरीसा वहां भी प्रकट हो जाती है और अपने लिए इयरिंग्स मांगती है, तो सतो बोलता है लूलू के लिए भी एक ले लो। सतो मन में सोचता है कि काश जीना भी अरीसा की तरह ओपनली बोल पाती कि उसे क्या चाहिए। जैसे ही लड़कियां जीना को अपने सीट्स पे ले जाती हैं, सतो चुपचाप वही जीना वाली इयरिंग्स खरीद लेता है। थोड़ी देर बाद वो सब प्ले देख रहे होते हैं जो कि सस्ते नशी वाला रोमियो एंड जूलियट का बूटलेग वर्जन था। छोटी लड़कियां प्ले देखकर नींद में सो जाती हैं क्योंकि प्यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और लीजा का ध्यान स्टेज के पास से आने वाली मीट स्क्यूअर्स की स्मेल पर था। जीना बहुत ध्यान से नाटक देखती है और कहानी देखकर लगभग रो पड़ती है। प्ले खत्म होने के बाद सतो स्नैक्स लेने जाता है। वहां एक लेडी की मदद करता है जो खुश होकर उसे इस नाटक का ओरिजिनल स्क्रिप्ट सुना डालती है। जब लड़कियां आती हैं तो अरीसा और जीना प्ले के बारे में डिस्कस करते हैं। अरीसा इसमें थोड़ा मसाला डालती है और जीना से पूछती है कि तुम उस आदमी से शादी करोगी जिसे फैमिली ने तय किया है या सतो से। जीना घबराकर सवाल से भागने लगती है, पर अरीसा उसको छोड़ती नहीं और बोलती है कि अगर ऐसे ही टाइम वेस्ट करती रही तो इसका मर्द सतो कोई और चुरा लेगी। ये बहुत ऑकवर्ड मोमेंट बन जाता है, पर सतो बीच में आकर मामला शांत करवा देता है। वो टॉपिक चेंज करता है और सबको मीट स्क्यूअर्स लेने भेज देता है और सब भूखे पेट दौड़ पड़ते हैं। अब सतो और जीना वापस जा रहे होते हैं, पर उन्हें आयोना, रू और लिलियो मिलती हैं जिनकी हालत बहुत खराब थी और कपड़े फटे हुए थे। सोल्जर्स एक्सप्लेन करती हैं कि उनकी भिड़न बॉर्डर्स पर वेयर रैट्स के ग्रुप से हुई थी और उन्हें पूरा शक है कि वेयर रैट्स ने ही सिटी में फैंग एंट्स यानी खतरनाक चींटियों को अट्रैक्ट किया है। रू फ्रस्ट्रेट होकर कसम खाती है कि अगर वो वेयर रैट्स दोबारा दिखे तो उनका सर धड़ से अलग कर देगी। जीना जल्दी से उन्हें हील करती है और सतो को बोलकर इंजर्ड सोल्जर्स का इलाज करने निकल जाती है। तभी सतो की लड़कियां एक मरी हुई फैंग एंट लेकर आती हैं और सतो को सेंस होता है कि ऐसी हजारों एंट्स सिटी की तरफ हमला करने आ रही हैं, तो वो अपनी सभी लड़कियों को वेपन्स रेडी करने का ऑर्डर देता है। वो सबको डिटेल में आने वाले खतरे के बारे में बताता है और सब अपनी पोजीशन ले लेते हैं जैसे एंट्स पे आसमानी आफत आने वाली हो। कुछ ही सेकंड्स में मॉन्स्टर्स सिटी में घुसने की कोशिश करते हैं, पर ऊपर का मैजिकल बैरियर उन्हें रोक लेता है। मजबूर होकर उन्हें सीधा गेट से आना पड़ता है, पर क्योंकि सोल्जर्स पहले से रेडी थे, वो लोग काफी एंट्स का खेल खत्म कर देते हैं। सतो और उसकी डेमी ह्यूमन गर्ल्स अपनी मैक्स्ड आउट स्किल्स फ्लेक्स करते हैं और उन मॉन्स्टर्स की पॉपुलेशन ऐसे काटते हैं जैसे घास काट रहे हों, लगभग सब साफ कर देते हैं। अचानक सतो को कुछ एंट्स और जॉब्स बिल्डिंग के पास सेंस होती हैं। वो तुरंत वहां भागकर उन कीड़े मकोड़ों को पैक कर देता है। तभी बुलेटहार्ट बुलेनिन, जो वहां का मैनेजर और एक फ्रॉस्ट स्पिरिट है, वाइन्स का यूज करके नैडी को बेसमेंट से सेफ बाहर निकालता है। पर जब नैडी खुश होकर सतो को गाल पर पैक करती है तो बुलेटहार्ट जेलसी से जल भुन जाता है और कंप्लेन करता है, भाई एमसी के हैरम का असर हर जगह हो रहा है। नादी हमारे हीरो सातों को अपने मैनेजर बोलेनिट यानी बोले हार्ट से मिलवाती है, जो एक फ्रॉस्ट स्पिरिट है। बोलेनिट समझाता है कि एल्व्स और फ्रॉस्ट स्पिरिट्स अलग होते हैं और ये कंफ्यूजन तब से चल रहा है जब पहले हीरो ने इनको मिक्सअप कर दिया था। भाई इनके यहाँ का पहला हीरो लगता है ज्योग्राफी में वीक था। सातो इस मिक्सअप के लिए माफी मांगता है और कहता है कि रेंट का जुगाड़ बाद में देखते हैं। जब सातो बाहर आता है तो उसकी सिंगल एंड रेडी टू मिंगल आशिक जीना भागकर उसके पास आती है और हमेशा की तरह फिसल जाती है, पर हमारा हीरो सातो फुल एनिमे प्रोटैगनिस्ट मोड में उसे गिरने से ठीक पहले कैच कर लेता है। जीना बेचारी रोने लगती है और माफी मांगती है क्योंकि उसे नियर बाई टाउन्स में फैंग एंट्स डिटेक्ट करने के मिशन पर भेज दिया गया है, इसलिए वो लोग आज का बचा हुआ दिन साथ नहीं बिता पाएंगे। चलो थोड़ी देर के लिए ही सही, जीना का रोना बंद हुआ। जीना के जाने के बाद लीजा वापस आती है और एक नया कलेश शुरू हो जाता है।
एक आदमी खुद को गवर्नमेंट का प्रॉक्सी बताकर डिमांड करता है कि उन्होंने लैबिरिंथ से जो भी कोर्स निकाले हैं वो उसको सस्ते में बेच दें। सातो का स्पाइडर सेंस टिंगल करता है और वो समझ जाता है कि ये बंदा एक नंबर का फ्रॉड है। सातो एक रिसीट निकालता है और उससे कहता है कि इसमें कोर्स का नंबर, अमाउंट और उसका ऑफिशियल नाम और आईडी डिटेल्स लिख दे। ये स्कैमर पहले तो रोने लगता है, पर सातो इसे नॉर्मल प्रोसीजर बोलकर लिखने पे मजबूर करता है। स्कैमर जब अमाउंट लिखता है तो सातो अपनी ओपी मैथ स्किल्स से कैलकुलेशन करता है और देखता है कि हिसाब मैच ही नहीं हो रहा। सातो जोर से बोलता है और फ्रॉड का सील मांगता है। ये सुनते ही उस फ्रॉड की पैंट गीली हो जाती है और वो डर के मारे वहां से निकल लेता है। भाई, कोडर को मैथ में स्कैम करने चला था, इसकी तो वॉट लगनी ही थी। रात को इन यानी सराय की मालकिन मोसा या मोना सातो और उसकी लड़कियों के लिए एक शानदार दावत यानी फीस्ट बनाती हैं ताकि वो उन्हें इन प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू बोल सके। वहां सातो देखता है कि लुलु अब बेड से बाहर आ चुकी है और वो सोचता है कि क्या अब वो ठीक फील कर रही है। खाना खाने के बाद रात को सातो फार्मेसी जाने निकलता है, पर रास्ते में जिन डेमी ह्यूमंस को उसने पहले बचाया था वो उसे पार्टी करने के लिए सीधा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट ले जाते हैं। ये तो अलग ही नशा करके बैठे हैं। वहां की लेडीज ऑफ द नाइट हमारे बेचारे हीरो का पूरा मेयोनीज निकाल लेती हैं, समझ जाओ भाइयों। वहां से वापस आते वक्त सातो को एक शैडो आउल फेदर मिलता है। तभी वो एलीवे में कुछ शैडो स्टॉकर्स को नोटिस करता है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वो अपनी ग्लॉक निकालता है और उन्हें पैक कर देता है। जब वो इस हमले की जड़ तक पहुंचता है तो उसे दो फिगर्स दिखते हैं। एक बुरी तरह जख्मी रैटमैन माइस था जो सातो से भीख मांगता है कि वो प्रिंसेस का ख्याल रखे। सातो जल्दी से फर्स्ट एड अप्लाई करता है और उन्हें सीधा नैडी की बिल्डिंग में ले जाता है। देखकर कि नैडी और बोलिनेट सो रहे हैं, सातो चुपके से लॉक तोड़ता है और इन दोनों जख्मी लोगों को अंदर ले आता है। आवाज सुनकर नैडी और बोलिनेट उठ जाते हैं और जब देखते हैं कि ये सातो है तो वो शांत हो जाते हैं। सातो उम्मीद करता है कि वो इनकी हीलिंग में मदद करेंगे। नैडी जब उस रैटमैन को देखती है तो वो तुरंत पहचान लेती है कि ये कोई और नहीं बल्कि मशहूर वेयर रैट नाइट माइज है। क्यूरियोसिटी के मारे वो दूसरी फिगर को चेक करते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो मिया थी जो एक एल्फन प्रिंसेस है। जब मिया काउच पर सो रही होती है तो नैडी इस बात पर हैरान होती है कि वो एक एल्फ है। बोलिनेट जब उसे चेक करने जाता है तभी मिया आंख खोलकर सातो को घूरती है। उसको सातो के आसपास चमकती हुई लाइट्स दिखती हैं तो वो उसको प्रिटी बॉय बोलकर वापस सो जाती है। रिज गॉड का जादू सोते हुए भी काम कर रहा है। अचानक माइस यानी रैटमैन खांसते हुए खून निकलने लगता है। नैडी तुरंत बाहर भागती है ताकि वो हॉर्न नाम के एक्स प्रीस्ट को बुला सके जो बैक स्ट्रीट्स में रहता है, क्योंकि वो बिना ज्यादा सवाल किए इनकी मदद कर देगा। पर सातो को लगता है कि नैडी का अकेले रात में जाना खतरनाक है, तो वो हीरो बनकर उसके पीछे भाग पड़ता है। अगली सुबह अरीसा सातो पर फुल गुस्से में भड़कती है और पूछती है कि तुम प्लेजर हाउस यानी रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट क्यों गए जब तुम्हारे घर में एक मस्त लोली प्रिंसेस यानी अरीसा खुद मौजूद है। भाई, अरीसा का डेस्परेशन अलग ही लेवल पे है। सातो उसकी बकबक बंद करने के लिए अपना जैकेट उसके सर पे फेंक देता है, पर ये लोली वियर्डो यानी अरीसा उसे सूंघने लगती है और जैसे ही उसे जंगली जानवरों की बदबू आती है वो घिन के मारे जैकेट फेंक देती है। वो सातो पर बीस्ट क्रैकर होने का इल्जाम लगाती है। सातो बेचारा एक्सप्लेन करता है कि कल रात लुलु के लिए दवा लाते वक्त उसने कुछ खतरे में पड़े बीस्ट फोक्स की मदद की थी। अरीसा शक करके पूछती है कि क्या वो कोई लड़की थी। सातो बोलता है नहीं, वो एक ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी था। ये सुनकर अरीसा की फटी पुरानी फैंटेसीज और हाई हो जाती है और बकवास करने लगती है कि सातो डेमी ह्यूमन ग्रैनीज के साथ क्या क्या कल्चर्ड सीन्स रिक्रिएट कर सकता है। भाई, ये लड़की सच्ची में दिमाग से थोड़ी हिल गई है। जब लुलु उठती है सातो उससे उसका हालचाल पूछता है और वो कंफर्म करती है कि कल से बेहतर है। सातो उसे पेन कम करने की दवा देता है और डिसाइड करता है कि सबके ब्रेकफास्ट के बाद वो जनरल स्टोर जाएगा। कुछ देर बाद वो जनरल स्टोर पहुंचकर नैडी से मिया और माइस के बारे में पूछता है। नैडी बताती है कि दोनों अभी सो रहे हैं। वो ये भी बताती है कि मिया को कोई चोट नहीं आई है, वो सिर्फ थकी हुई है। मैनेजर के मुताबिक उसके सिम्टम्स प्रोलॉन्ग्ड एमपी यानी मैना एनर्जी खत्म होने के हैं। ऐसी हालत में मैनेजर का मैना ट्रांसफर और स्टेमिना चार्ज मैजिक उस पर असर करना चाहिए था, पर अजीब बात यह है कि उसका कोई असर नहीं हो रहा। सातो जब चुपके से मिया के स्टैट स्कैन करता है तो देखता है कि वो एक्चुअली 100 साल से ज्यादा उम्र की है, पर एल्व्स के हिसाब से वो अभी भी एक लोली ब्रैट है। वो ये भी ऑब्जर्व करता है कि वो बीमार या कर्स नहीं है क्योंकि उसका एमपी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। क्योंकि वो लोग इतने गरीब थे कि एक महंगा माना पोषण अफोर्ड नहीं कर सकते थे, नाडी सजेस्ट करती है कि मिया को किसी ऐसी जगह ले जाना पड़ेगा जहां काफी माना हो, जैसे ले लाइन इंटरसेक्शन या कोई मैजिक सोर्स। पर नाडी खुद मानती है कि ये लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि ऐसी जगह सिर्फ कर्क के कासल या वैली ऑफ ड्रैगन्स में मिलती हैं। तभी सातो की ओपी कीन हियरिंग स्किल एक्टिवेट होती है और उसे ऊपर से आवाज आती है जिससे वो बता देता है कि दोनों होश में आ गए हैं। ऑड जॉब्स बिल्डिंग में पहुंचने पर नाडी अपना और मैनेजर बोलिनेट का इंट्रोडक्शन देती है। नाडी मिया को बताती है कि जिस बंदे ने उसे बचाया वो सातो है और सातो उससे मिलता है। इंट्रोडक्शन के बाद मिया सातो से पूछती है कि क्या वो स्पिरिट्स को देख सकता है। सातो मजाक में बोलता है कि वो इचिगो कुरोसाकी नहीं है। नाडी समझाती है कि सिर्फ जिसके पास स्पिरिट साइट स्किल हो वही स्पिरिट्स देख सकता है। जब पता चलता है कि मिया भूखी है तो नाडी सातो को उसके साथ रुकने बोलती है जब तक वो दलिया बनाती है। अकेले में सातो मिया से स्पिरिट्स के बारे में पूछता है, पर मिया ऐसी अजीब और समझ ना आने वाली भाषा में बोलती है कि सातो समझ जाता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल यहाँ टट्टी है। टॉपिक चेंज करने के लिए सातो पूछता है कि उसकी भाषा में गुड मॉर्निंग कैसे बोलते हैं। जैसे ही मिया आंसर देती है सातो के ओपी सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है, एल्विश लैंग्वेज स्किल एक्वायर्ड। ये अलग ही नशा करके बैठा है, एक वर्ड सुन के पूरी लैंग्वेज मास्टर कर ली। घर लौटने पर सातो देखता है कि उसकी लड़कियां उन एजुकेशनल कार्ड से खेल रही हैं जो उसने खरीदे थे।
वो अपनी नई गेमिंग स्किल से उनके साथ खेलने की कोशिश करता है, पर सबके सब एक नंबर के डफर निकलते हैं। तो सातो उनको बैठाकर सीधा बोरिंग लेक्चर देना शुरू कर देता है। क्लास के बीच में मार्था आती है और यूनी को चोर्स में मदद करने को बोलती है, पर यूनी तशन में बताती है कि उसने तामा और पोची की मदद से सारा काम पहले ही खत्म कर दिया है। लंच के वक्त सातो सबको मिया और माइस के बारे में बताता है। लड़कियां उनसे मिलने की जिद करती हैं, तो सातो प्रॉमिस करता है कि लंच के बाद ले जाएगा। जब वो सब इनमें आते हैं, आरेसा, पोची और तामा मिया से मिलते हैं और उसे ऐसे ग्लेज करने लगते हैं जैसे वो कोई डिज्नी प्रिंसेस हो। सातो उन्हें मिया का ख्याल रखने बोलकर निकलने लगता है, पर मिया उसको जोर से पकड़ लेती है। सातो मनी मन सोचता है, भाई मेरा रेज इतना खतरनाक कब से हो गया। लिविंग रूम में आने पर नाडी उससे पूछती है कि क्या उसके पास कोई मर्चेंट कार्ट है, गाड़ी है। सातो वही पुराना झूठ चिपका देता है कि स्टारफॉल से डरकर उसके घोड़े सामान समेत भाग गए थे। नाडी सजेस्ट करती है कि वो एक रिटायरिंग मर्चेंट की गाड़ी खरीद ले। सातो पहले मना करता है क्योंकि उसको गाड़ी चलानी नहीं आती, पर लुलू बताती है कि उसने पहले 1 हॉर्स वैगन चलाई हुई है। ये सुनकर सातो उसको सिखाने को बोलता है और नाडी को कार्ट खरीदने की डील डन करता है। जब नाडी बजट पूछती है, सातो को लगता है कि इसका पर्दाफाश हो जाएगा, तो वो स्टेल्थ मोड में बाहर खड़ी एक कार्ट का प्राइस स्कैन करके उतने ही सिक्के बैग में भर के उसे दे देता है। क्या जुगाड़ू इंसान है। कुछ देर बाद सातो और उसकी लड़कियां जंगल में कैंप लगाते हैं। सातो अपनी नई आई ओपी स्किल्स का यूज करके सब कुछ आसान कर देता है। जब तामा और पोची एक उबलते पतीले को देखकर बोलते हैं कि ये पागल हो गया है, तो सातो ने समझाता है कि पानी उबलने की वजह से ऐसी आवाज आ रही है। आरेसा फुल साइंस लेक्चर दे डालती है कि हीटिंग प्रोसेस क्या होती है। इसेकाई में सीबीएसई बोर्ड की क्लास चल रही है। जब सातो लड़कियों को घास में खेलते देख रहा होता है, वही डेमी ह्यूमन डॉग पीपल जिन्हें उसने खाना दिया था वहां आते हैं और शुक्रिया के रूप में उसे कुछ फल देते हैं। पोची और तामा भुक्कड़ों की तरह वही फल खाने लगते हैं और सातो उन डॉग पीपल को बीफ जर्की देकर विदा करता है, जिससे वो काफी खुश हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद सातो और लुलू नई कार्ट पर बैठे थे, तो आरेसा आइडिया देती है कि इस गाड़ी का यूज मिया को सेफली उसके घर ड्रॉप करने के लिए किया जाए। सातो पूछता है मिया रहती कहाँ है। नाडी बताती है कि एल्फ विलेज शिगा किंगडम के साउथ ईस्ट में है। सातो डिसाइड करता है कि वो पहले मैनेजर से इस बारे में बात करेगा। लुलू की ड्राइविंग क्लास के बाद सातो बाकी लड़कियों से मिलता है, जो बताती हैं कि मैजिक पोशंस पीने के बाद अब मिया की हालत ठीक है। जब वो माइस के कमरे में जाता है, बॉलिनेट बताता है कि मिया और माइस पर हमला कैसे हुआ था। तभी अचानक लड़कियों के चीखने की आवाज आती है। सातो भागकर वहां जाता है और देखता है कि वहां एक नया कलेश शुरू हो गया है। एक डार्क विजर्ड वहां खड़ा था। माइस तुरंत इस सस्ते आइंस ओवल गोन कॉपी कैट पर अटैक करने चार्ज करता है, पर वो विजर्ड एक साइकिक मैजिक स्पेल कास्ट करके माइस को वहीं पटक देता है। ये स्पेल सातो पर भी असर करने लगता है, पर सातो देखता है कि आरिसा इस माइंड कंट्रोल से इम्यून है। सातो चुपके से आरिसा की रेजिस्टेंस स्किल कॉपी कर लेता है, जिससे उसको अपने दिमाग का कंट्रोल वापस मिल जाता है। जब सातो इस हुडेड भाई साहब को स्कैन करता है, तो देखता है कि इसका नाम जेन है और रियलाइज करता है कि ये तो उसी प्ले वाले हीरो का नाम था जो उसने सिटी में देखा था। जेन मिया को बताता है कि वो उसे यहाँ से ले जाने आया है, पर सातो सुपर हीरो की तरह बीच में आकर इस विलन से पूरी टशन में अपना इंट्रोडक्शन देता है। जेन बोलता है कि उसे किसी एरे गहरे मर्चेंट में इंटरेस्ट नहीं है, पर सातो को हीरोज डिसेंडेंट, हीरो का वंशज बोलकर उसकी तारीफ करता है, क्योंकि उसने फियर मैजिक को रेजिस्ट कर लिया था। सातो थोड़ा कंफ्यूज होता है, पर तभी जेन फुल विलन मोनोलॉग में बताता है कि वो सातो को जिंदा छोड़ देता, पर बीच में आने की वजह से अब वो उसकी पेटी बनाएगा। जेन हवा में एक अजीब जहरीली गैस छोड़ता है, पर ओपी सातो पे घंटा असर नहीं होता। सातो सीधे बोलता है कि मिया उसकी दोस्त है और उसकी मर्जी के बिना वो उसको कहीं ले जाने नहीं देगा। सातो इस लो क्वालिटी थैनोस को निकलने बोलता है, पर जब जेन नहीं मानता तो सातो उस पर एक मुक्का जड़ने चार्ज करता है। पर ये क्या, सातो का हाथ उसके आर पार निकल जाता है और जेन अपनी शैडो मैजिक यूज करके सातो को हवा में टांग देता है। हीरो वहां किसी झालर की तरह टंगा रहता है, जबकि जेन उसकी स्पीड की तारीफ करता है। सातो भी मजाक उड़ाता है कि उसने आज तक ऐसी मस्त शैडो मैजिक नहीं देखी। हवा में टंगने के बाद भी भाई की अकड़ नहीं गई। जब ये भाई अपना विलन भजन कंटिन्यू कर ही रहा होता है, अरीसा को गुस्सा आता है और वो उस पर एक लाइट ब्लास्ट फायर करती है, जिससे उसका हुड फट जाता है और उसका असली स्केलेटन वाला चेहरा सामने आता है। अरीसा चिल्लाकर बोलती है ये तो रेत है, पर जेन एटीट्यूड में बोलता है कि उसे ऐसे लो लेवल छपरी अनडेड से कंपेयर ना करें। जेन अरीसा पर अपने शैडो टेंटिकल्स फेंकता है, पर सातो उन्हें हवा में ही ब्लास्ट कर देता है। बॉलिनेट टेंटिकल्स को ब्लॉक करने आगे आता है, जिस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर सातो खुद को फ्री कर लेता है और अपनी फिस्ट मुक्का को मैजिक से एनहांस करके उन शैडो टेंटिकल्स को पीट कर भगा देता है। ये देखकर जेन का स्कल घूम जाता है, क्योंकि शैडो विप से सिर्फ मैजिक आइटम्स ही टकरा सकते हैं, इंसान का मुक्का नहीं। सातो नोटिस करता है कि अरीसा एक खतरनाक यूनिक स्किल प्रिपेयर कर रही है, तो वो टाइम पास करने के लिए जेन को अपना इंट्रोडक्शन देने को बोलता है, जबकि सिस्टम ने ऑलरेडी बता दिया था कि जेन एक अनडेड किंग है जो कि हाईएस्ट रैंक होती है। जेन सातो की जॉन विक जैसी मूवमेंट्स की तारीफ करने लगता है। तभी अरीसा सातो को साइड हटने बोलती है और जेन पर एक भयंकर बीम ऑफ लाइट से हमला कर देती है, पर ये अनडेड किंग एक नंबर का टैंक निकला, उसने अटैक झेल लिया। अरीसा का हेयर कलर देखकर जेन समझ जाता है कि ये लड़की रीइंकारनेटेड है। अटैक के बाद अरीसा का पूरा एचपी खत्म हो जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। सातो इस हड्डियों के ढांचे पर अपनी मैजिक बुलेट्स चलाता है, पर उसे 0 डैमेज होता है।
जेन सातो को वार्निंग देता है कि अरीसा को उसकी यूनिक स्किल्स यूज करने से रोको, वरना गॉड्स उसके साथ पेट बनाकर खेलेंगे। फिर वो मिया को अपने शैडो टेंटिकल्स में लपेट लेता है और वहां से निकलने लगता है। सातो उसे बचाने की कोशिश करता है, पर जेन के टेंटिकल्स अब किसी ट्रांसेंडेंट स्टेट में जा चुके थे जिसे सातो टच भी नहीं कर पाता। जैसे ही वो डार्क विजर्ड अपने पोर्टल में गायब होता है, वो सातो को चैलेंज देता है कि अगर मौत से डर नहीं लगता तो क्रेडल में आ जाना। वहां उसे देखने में मजा आएगा कि सातो अपने करेज और विजडम की क्या लिमिट तोड़ता है। लाइजा और लुलू वहां आते हैं और सातो उन्हें सबका ध्यान रखने को बोलकर कसम खाता है कि वो मिया को वापस लाएगा, और वो सीधा उस पोर्टल में कूद जाता है। द क्रेडल डंजन एंड बॉस फाइट। सातो किसी अजीब रिवर डिमेंशन में टपकता है, जहां उसे महसूस होता है कि उसका स्टैमिना और एंड्योरेंस ड्रेन हो रहा है। वो मिया को ढूंढने लगता है, पर वो कहीं नहीं मिलती। वो एरिया मैप स्कैन करता है तो सिस्टम कहता है नो मैप अवेलेबल, जिससे उसको इतना गुस्सा आता है कि उसकी फ्रस्ट्रेशन से ही ये इल्यूजन वर्ल्ड टूटकर बिछड़ जाता है। भाई का गुस्सा ही पूरी डिमेंशन तोड़ने के लिए काफी है। फिर वो एक अजीब बिल्डिंग में पैदा होता है जहां जेन हैरान था कि ये बंदा शैडो प्रिजन तोड़कर यहां तक कैसे पहुंच गया। जेन तशन में बताता है कि उसके पास लाइट एम्यूलेट है जिससे उस पर मैजिक असर नहीं करता, पर जेन बोलता है कि एग्जाम्स में चीटिंग अलाउड नहीं है और सिर्फ वही लोग इस रूम में आ सकते हैं जिन्होंने ठीक से क्रेडल को कॉन्कर किया हो। जेन अपना बड़ा राज खोलता है कि जब तक उस पे गॉड्स ब्लेसिंग है उसकी पेटी कोई नहीं बना सकता। सातो को उसकी बकवास में इंटरेस्ट नहीं था। वो मिया को बचाने आगे चार्ज करता है, पर ये अनडेड किंग उसको वापस क्रेडल के किसी दूसरे हिस्से में टेलीपोर्ट कर देता है जहां एक बहुत बड़ा पेड़ था। सातो समझ जाता है कि मिया इसी ट्री के अंदर कहीं है, तो वो अपना ओपी मैप खोलता है, लोकेशन निकालता है और सीधा गेट पे भागकर डंजन के इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है। अंदर घुसते ही एक मॉन्स्टर उस पर हमला करता है जिसे वो आसानी से पैक कर देता है। अगले कुछ घंटे सातो सारे मॉन्स्टर्स का खेल खत्म करते हुए टावर के ऊपर चढ़ता है। वहां एक स्पेशल रूम में उसकी मुलाकात ड्रायड नाम की ट्री स्पिरिट से होती है, जो अपने कम एमपी का रोना रो रही थी। सातो सोचता है कि इसको हराकर जल्दी से अपर फ्लोर पे चला जाएगा, पर तभी वो स्पिरिट उससे थरकी हरकतें करने लगती है और उसके पॉप्सिकल का टेस्ट मांगती है। सातो शर्म के मारे उसको खाना ऑफर करता है, पर वो बोलती है उसे सिर्फ एमपी चाहिए और सीधा उसके होठों पर किस कर लेती है जब तक उसका मैना टैंक फुल नहीं हो जाता। भाई ये इसेकाई कम और डेटिंग सिम ज्यादा लग रहा है। इस रोमांटिक पिट स्टॉप के बाद ड्रायड उसको डंजन के उस स्पेशल रूम का रास्ता देती है जहां सातो को पता चलता है कि इस क्रेडल को बनाने वाले का नाम त्राजू यूया था। सातो ड्रायड से कहता है कि उसे बॉस रूम के एकदम करीब टेलीपोर्ट कर दे। वो उसे सीधा लेवल 100 पर भेज देती है, जहां उसका सामना बैडी क्लोन से होता है जिनकी मिल्क फैक्ट्रीज काफी ह्यूज थी। सातो उन्हें स्कैन करता है और देखता है कि ये होमनकुलाई हैं। वो उसको बताती हैं कि आगे जाना है तो सामने वाले जायंट गोलम को हराना पड़ेगा। सातो बिना टाइम वेस्ट किए उस गोलम की गोली मार के पेटी बना देता है। ये देखकर एक क्लोन उस पर हमला करने आती है, जबकि बाकी भाग जाती हैं। सातो जेंडर इक्वालिटी में विश्वास रखता है, इसलिए इस बैडी को भी बिना रहम के मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। सिग्मा मेल रूल नंबर 101। अगले रूम में दूसरी ड्राइड मिलती है जो समझाती है कि वो और उसकी क्लोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, और फिर वो उसको सीधा 118th फ्लोर पर भेज देती है। वहां भी सातो सारे दुश्मनों को साफ करते हुए आखिर में बॉस रूम तक पहुंच ही जाता है, पर वहां चतुर जेन बोलता है कि वो अभी उससे नहीं लड़ेगा, बल्कि होली स्वॉर्ड उठाने के हक के लिए सातो को किसी दूसरे पावरफुल दुश्मन से भिड़ना होगा। तभी वहां उन होमनकुलाई क्लोन्स और गोलम्स की फौज आ जाती है। जेन उन्हें बफ पावर देता है और मिया को लेकर फरार हो जाता है। ये मॉन्स्टर्स आते ही सातो पर तीरों की बारिश कर देते हैं, पर सातो मैट्रिक्स मूवी की तरह सब डॉज कर लेता है। गोलम्स मार्च करते हुए आते हैं तो सातो एक ओपी भाला यानी स्पीयर समन करता है और एक एक करके सबको चकनाचूर कर देता है। होमनकुलाई गर्ल्स अपना कॉम्बो लगाने आती हैं, पर सातो आराम से 2 को जमीन सुंघा देता है। बाकी उसे तीरों से घेरने की कोशिश करती हैं, पर सातो ने अटैक्स को टैंक करके ऐसी बे ब्लेड स्पिनिंग किक मारता है कि बाकी दोनों हवाई यात्रा पे निकल जाती हैं। जब वो बेचारी उठने की कोशिश कर रही होती हैं, सातो पूछता है, तुम लोग उस मास्टर के लिए अपनी जान क्यों दे रही हो जो तुम्हें मुरीद पॉन समझता है? सब एक साथ रोबोट की तरह बोलती हैं, क्योंकि यही हमारी डिजायर यानी इच्छा है। एक क्लोन फिर से तीरों की बारिश करती है। सातो डॉज करता है, पर दूसरी अचानक पीछे से आकर उसका वेपन तोड़ देती है। वो हैवी स्वॉर्ड से उस पर हमला करती है, पर सातो आराम से उसके स्ट्राइक्स रोककर एक सुपर किक से उसे ढेर कर देता है। अब ग्राउंड पर सिर्फ नंबर 1 क्लोन बची थी जिसके पास स्वॉर्ड और शील्ड थी। वो ऐसे हाँप रही थी जैसे मैराथन दौड़ के आई हो, फिर भी सातो पे आती है। सातो अपनी उंगलियों से ही उसका अटैक रोकता है और उसके पेट में घूसा यानी गट पंच जड़ देता है। बेहोश होने से पहले वो सातो से भीख मांगती है कि प्लीज उसके मास्टर की आखिरी विश पूरी कर दे। कुछ ही देर बाद सातो असली बॉस रूम में आता है, जहां जेन चुपचाप उसको होली स्वॉर्ड थमा देता है। सातो कंफ्यूज होकर पूछता है, भाई तू चाहता क्या है? तब जेन अपनी ट्रैजिक बैक स्टोरी सुनाना शुरू करता है। उसने बताया कि पास्ट लाइफ में वो अनजस्ट ब्रुटैलिटी से मरा था और फिर एक मस्त रिच फैमिली में रीइंकार्नेट हुआ। उसको लगा अब ऐश की जिंदगी जिएगा, पर एक ठरकी नोबल यानी रईस ने उसकी बीवी से प्यार हो गया।
उस नोबल ने उसे झूठे इल्जाम लगाकर फांसी चढ़ा दिया। मरने के बाद जेन अनडेड बन के जिंदा हुआ और उस सारे परिवार की चुन चुन के पेटी बना दी जिसने उसकी लाइफ खराब की थी। रिवेंज पूरा होने के बाद वो चाहता था कि मर के अपनी बीवी के पास चला जाए, पर गॉड्स ब्लेसिंग ने उसे मरने नहीं दिया। ना एक्सॉर्सिज्म स्पेल और ना ही कोई स्वॉर्ड उसका बल बका कर सकी। भाई की किस्मत में डेथ ही नहीं लिखी। स्टोरी खत्म करने के बाद जेन सातो से रिक्वेस्ट करता है कि इससे पहले कि वो सच में डेमन लॉर्ड बन जाए, सातो उसे होली स्वॉर्ड से हमेशा के लिए मार दे। सातो को नंबर 1 क्लोन के वर्ड्स याद आते हैं। वो स्वॉर्ड को चार्ज करता है और एक पावरफुल ब्लास्ट मार के इस बेचारे आशिक अनडेड किंग की सदाबहार पेटी बना देता है। जेन के मरते ही वहां कुछ इविल स्पिरिट्स आती हैं ट्रोल करने के लिए, पर सातो ओपी ऑरा से उनको डराकर भगा देता है। तभी क्रेडल का सिस्टम जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि बिल्डिंग सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाली है। सातो भागकर मिया के पास जाता है और उसके मुंह में हीलिंग पोशन डाल देता है। होश में आने पर सातो उससे पूछता है कि क्या तू इस ब्लास्ट को रोक सकती है। मिया कंट्रोल्स देखकर रोने जैसी हो जाती है और मानती है कि इसको रोकना पॉसिबल नहीं है। सातो जब कंट्रोल्स देखता है तो समझ जाता है कि जेन कभी मिया को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने मिया के भागने का रास्ता खुला रखा था। पर प्रॉब्लम यह थी कि बाकी सारे रास्ते ब्लॉक थे। सातो मिया के साथ चिपक कर टेलीपोर्ट हो सकता था, पर उसको उन होमनकुलाई लड़कियों की फिक्र होने लगती है। हीरो को अपना हारम बड़ा करना है ना। जब सिर्फ 1 मिनट बचता है, सातो द फ्लैश को भी बीट करते हुए प्राइम मोनाडो से तेज भागकर लोअर रूम में आता है। मिया को उन बेहोश होमनकुलाई के बीच रखता है। वो मिया को बोलता है कि इनके साथ टेलीपोर्ट हो जाओ, मैं किसी और को बचाने जा रहा हूं, और वादा करता है कि वो जिंदा लौटेगा। मिया की टेलीपोर्ट होते ही सातो गिरती हुई बिल्डिंग में से कूद कूद कर उस रूम में पहुंचता है जहां पर नंबर 7 आराम कर रही थी। सातो इस क्लोन की अनकॉन्शियस बॉडी को उठाकर सीधा ड्रायड के चेंबर में लाता है और भीख मांगता है कि उन्हें यहां से बाहर फेंक दे। ड्रायड रिटर्न में सीड्स और मैजिक मांगती है। सातो डॉग पीपल से मिले सीड्स उसको दे देता है, पर ड्रायड बोलती है कि इस बार मैजिक 3 गुना ज्यादा लगेगा। सातो फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है कोई चक्कर नहीं, और उस स्पिरिट को जोर से किस करके अपना ओपी मैजिक पावर उसमें घुसा देता है। ड्राइड उन दोनों को बाहर टेलीपोर्ट कर देती है, पर बाहर आते ही नमक की एक भयंकर सुनामी उनकी तरफ आती है। सातो ड्राइड को अपने साथ चलने बोलता है, पर वो चिल करती हुई बोलती है मैं ठीक हूं भाई, जब तक पेड़ है मैं इनफाइनाइटली रिस्पॉन होती रहूंगी। ये सुनकर सातो थैंक यू बोलता है और वहां से फर्राटे से भाग निकलता है। भागते हुए सातो दिमाग लगाता है कि सॉल्ट की लहर से कैसे बचे। सामने नदी दिखती है तो उसको याद आता है कि लड़कियां कैंप साइट पे उबलते पानी की कंप्लेन कर रही थी। सातो वो मस्त आइडिया आता है, वो रिवर में कूदता है और नदी में लगातार फ्लेम स्पेल्स मारता रहता है, जिससे वहां भाप बन जाती है और वो नमक की लहर से बच जाता है। इस स्टंट से उसको एक नया टाइटल मिलता है, सर्वाइवर। नया सफर और एल्विश कुकिंग। कुछ देर बाद सातो वापस अपनी लड़कियों के पास पहुंच जाता है। जब वो अरीसा के रोते हुए चेहरे को देखता है तो उसे जेन की वार्निंग याद आती है कि अरीसा को स्पेशल पावर्स यूज करने से रोकना, वरना इसका भी पोपट बन जाएगा। वो उसका सर सहलाकर उसको शांत करता है। तभी तामा और पोची भी रोने लगती हैं, तो सातो प्यार से उनको रोते देख स्माइल करता है। तभी मिया वहां उड़ती हुई आती है और थैंक यू बोलकर उसके माथे पे किस कर लेती है, जिससे उसको एक नया ओपी टाइटल मिलता है, फ्रेंड ऑफ द एल्व्स। जब होमनकुली क्लोन्स उठकर अपने मास्टर के बारे में पूछती हैं, सातो उन्हें बता देता है कि उनका मास्टर ऊपर जा चुका है। ये सुनते ही वो सब झुककर सातो को अपना नया मास्टर मान लेती हैं, पर वो कहती हैं कि उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए ताकि वो जेन की वेडिंग रिंग उसकी बीवी की कब्र पर रख सके। फिर वो आपस में रॉक पेपर सीजर्स खेलती हैं और नंबर 7 जीत जाती है, जिसका मतलब था वो सातो के साथ उसके नए कंपेनियन की तरह जाएगी। सातो सोचता है नंबर से बुलाना ठीक नहीं, तो वो उसका नाम नाना रख देता है। जापानीज में नाना का मतलब 7 होता है। अगली सुबह वो जेना से मिलने जाता है, जो डर और फिक्र के मारे बुरी तरह रो रही होती है। सातो उसे स्पेशल इयररिंग्स गिफ्ट करता है और बोलता है कि वो मिया को एल्फ विलेज ड्रॉप करने के मिशन पे जा रहा है, पर पक्का लौट के आएगा। जैसे ही सातो और उसकी लड़कियां गाड़ी में निकलने लगती हैं, जेना भागती हुई पीछे आती है और बोलती है कि अगली स्प्रिंग वो भी उनके सफर में शामिल होगी। एक छुट्टी नहीं, पूरी बारात बन गई है इसकी। कुछ दिन बाद सातो और उसकी गून गैंग हरीम एक जगह रुककर लंच कर रहे थे। सातो लीजा, लूलू और नाना की तारीफ करता है कि इन्होंने इतना मस्त खाना बनाया है, पर वो नोटिस करता है कि मिया नखरे दिखा रही है और कुछ खा नहीं रही। मिया किसी नेजुको लैंग्वेज में समझाती है कि एल्व्स मीट नहीं खाते। बाकी लड़कियां तुरंत वेज खाना ढूंढने लगती हैं। सातो देखता है लीजा अलग से और खाना बना रही है, तो वो पूछता है इतना कौन खाएगा। लीजा समझाती है कि ये सफर में टाइम पास मंचिंग के लिए है। अरीसा टशन में अपना आइटम बॉक्स किल निकालकर बोलती है कि इसमें खाना स्टोर कर सकते हैं। सातो पूछता है ये क्या चीज है, तो अरीसा बताती है ये वीडियो गेम के इन्वेंट्री स्टोरेज जैसा है, पर इसमें माना लगता है, इसलिए लिमिट में यूज करना पड़ता है। सातो नोट करता है कि ये तो उसके ओपी आइटम स्टोरेज से बहुत अलग है, और उसको ये भी एहसास होता है कि वो खुद नहीं जानता कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी खतरनाक है।
सातो सबको अपने अपने नए रोल्स के हिसाब से तैयारी करने को बोलता है। जब सातो घोड़े को तैयार कर रहा होता है, अरीसा गाड़ी के कुशन्स ले आती है और बोलती है ये बहुत चुभते हैं, इन्हें ठीक कर दो। सातो कहता है लाओ सारे एक साथ ठीक कर देते हैं। वो और अरीसा मिलकर कुशन्स पर सॉफ्ट क्लॉथ लगाते हैं और इसी चक्कर में सातो अपने हाथों से क्यूट सा लबूबू डॉल बना डालता है। नाना डॉल देखते ही फिदा हो जाती है और उससे मांग लेती है। ये देखकर बाकी लड़कियां जेलसी से जलने लगती हैं, तो बेचारे बाप यानी सातो को सबके लिए अलग अलग डॉल्स बनानी पड़ जाती हैं। थोड़े दिन और चलने के बाद वो घास के मैदान में आराम करने लगते हैं। लीजा बोलती है निकलते हैं, पर सातो थोड़ी देर और रुकने को कहता है ताकि लड़कियां आराम करें। वो तामा और पोची को एक स्पेशल मिशन पे लगाता है कि जाओ वन पीस ढूंढ के लाओ। अरीसा भी उन निठल्लों के साथ भाग जाती है। उनके जाने के बाद सातो देखता है कि मिया एक पत्ते से बेथोवन का क्लासिक म्यूजिक बजा रही है और वो उसकी तारीफ करता है। नाना उसको प्रिंसेस बोलकर पूछती है कि उसे भी फ्लूट बजाना सिखाए, पर मिया एटीट्यूड में मना कर देती है। सातो नाना को समझाता है कि मिया को प्रिंसेस बुलाना पसंद नहीं। नाना समझ जाती है और उसे सिर्फ मिया बोलती है। इस बात से खुश होकर मिया अगले कुछ घंटे सबको लीफ फ्लूट बजाना सिखाती है। जब सातो फ्लूट ट्राई करता है तो उसको 2 नई ओपी स्किल्स मिलती हैं, म्यूजिशियनशिप और इंस्ट्रूमेंट क्राफ्टिंग। पर जब वो बजाता है तो इतनी वाहियात आवाज आती है जैसे कार्डी बी का नया एल्बम कि लड़कियां उसके लिए टेंशन में आ जाती हैं। बेइज्जती से बचने के लिए सातो सीधा स्किल को मैक्स लेवल पे सेट कर देता है और तब जो म्यूजिक निकलता है वो एकदम ग्रैमी लेवल का था। पर मिया को उसका टशन पसंद नहीं आता और वो उससे पत्ता छीन लेती है। अरीसा सातो को एक पहाड़ के किनारे ले जाती है और उसे नीचे एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखाती है, जिसे देखकर सातो को कुछ जाना पहचाना सा लगता है। अचानक उसको विजन्स आने लगते हैं जिसमें कुछ मिस्टीरियस लड़कियां बोल रही हैं कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगी। फिर फ्लैशबैक में उसको अपना चिबी रूप याद आता है जो किसी लड़की से पूछ रहा है कि रीइंकार्नेशन सच है क्या। लड़की बोलती है हाँ, पर इतना काफी नहीं है। सातो को याद आता है कि वो पहाड़ वाला श्राइन वही है जो उसके दादा के घर के पास था और सोचता है कि क्या वो लड़की उसके पास्ट की कोई दोस्त थी। फिर उसे एक और विजन आता है जिसमें वो लड़की ट्रेडिशनल श्राइन कपड़े पहने डांस कर रही है। पर इससे पहले कि उसको पूरी बात समझ आती, अरीसा उसे जोर से चिल्लाकर रियलिटी में वापस लाती है। अरीसा उस पर भड़कती है कि वो पहाड़ के किनारे ऐसे आंख बंद करके क्यों झूम रहा था, गिर जाता तो। पर सातो का दिमाग उस श्राइन वाली लड़की को ढूंढने में लगा था। फिर उसको याद आता है कि जब वो स्टूडेंट था तो उसने श्राइन के बैकग्राउंड पर एक डोजिन गेम बनाई थी, तो उसको लगता है कि शायद ये लड़की उसके गेम का कोई कैरेक्टर है। जब अरीसा उसको दोबारा हिलाती है तो सातो की स्किल उसको अलर्ट करती है कि उस स्टोरी गेट के पास एक ट्रैवल गेट है। अरीसा उसको ठीक करने को बोलती है, पर सातो कहता है कि फिलहाल ये इम्पॉसिबल है। जब वो कैंप लौटते हैं, पूची मिट्टी में सनी हुई आती है और बताती है कि वो उनके लिए बोर मीट मार के लाई है। तभी तामा एक सोते हुए बेबी बीस्ट के साथ आती है, पर जैसे ही उसको प्यार करने लगती है वो जानवर उठकर भाग जाता है। तामा उदास होकर माफी मांगती है कि वो कोई शिकार नहीं कर पाई, पर सातो प्यार से उसका सर सहला के बोलता है कि तुम सेफली वापस आ गई, यही बड़ी बात है। सबके पेट से अजीब आवाजें आने लगती हैं, तो अरीसा खाने के बोल निकालती है और सब भुक्कड़ों की तरह टूट पड़ते हैं। सफर आगे बढ़ता है और जब लड़कियां खेल रही थी, सातो चुपचाप फोन पे शैडो मैजिक की डीप स्टडी कर रहा होता है और डिसाइड करता है कि अगला नंबर एवरीडे मैजिक का है। एवरीडे मैजिक पढ़ते वक्त उसको महसूस होता है कि उसका हाथ किसी बहुत सॉफ्ट कुशन पे पड़ा है। जब भाई की आंख खुलती है तो पता चलता है कि वो देर से नाना के प्लॉट से खेल रहा था। अरीसा और मिया उस पे फुल ऑन गुस्सा होती हैं और उसको बेशर्म बताती हैं। सातो शर्म के मारे माफी मांगता है और बहाना मारता है कि वो नए स्पेल की पढ़ाई में इतना डूब गया था। तभी उसको सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आसपास कुछ रैटमैन छुपे हैं, तो वो अरीसा को गाड़ी रोकने बोलता है। मिया तुरंत कूदकर उन रैटमैन को हाथ करती है। अरीसा कंफ्यूज होती है तो सातो समझाता है कि इन्होंने ही अपनी जान पर खेलकर मिया को भगाने में मदद की थी। सातो बोलता है यहीं कैंप लगाते हैं, पर रैटमैन बोलते हैं उन्हें थोड़ा आगे कहीं और काम है। उनके जाने के बाद वो शिकार करके डियर यानी हिरन मारते हैं। जब सातो देखता है कि लड़कियां फिर गंदी हो चुकी हैं, वो मिया को इशारा करता है। मिया एक नया बबल वॉश स्पेल यूज करती है जो सातो ने सिखाया था और सब चकाचक साफ हो जाते हैं। रात को सातो चेक करता है कि आइटम बॉक्स और उसकी नॉर्मल स्टोरेज में क्या फर्क है, तो उसे पता चलता है कि आइटम बॉक्स में रखी चीजों का टेम्परेचर वैसा का वैसा ही रहता है जैसे फ्रिज या अवन। अगले दिन ये पार्टी उन रैटमैन से दोबारा मिलती है जो अभी अभी अपने मरे हुए साथियों की डेड बॉडीज को दफना के फ्री हुए थे। इस इमोशनल मोमेंट पर मिया उनके लिए सैड और ब्यूटीफुल फेयरवेल सॉन्ग्स गाती है। अगली शाम जब वो बार जाते हैं तो एक क्यूट लड़की उन्हें खाना सर्व करती है, जिसे सातो टिप देता है और वो ऐसे ब्लश करती है जैसे उसने उसको वाइफ ही बोल दिया हो। वहां एक बार फाइट हो रही होती है, पर हमारा अमीर हीरो सातो सबकी दारू का बिल अपने नाम करके मामला शांत करवा देता है, जिससे उसको एक फनी टाइटल मिलता है, इलॉन डस्क। जब वो वहां से निकल रहा था, वही हॉट मेड वापस आती है और सातो से इस बुरी तरह चिपकती है कि उसके मेलन्स सातो का दिमाग हैंग कर देते हैं और फिर वो मेड उसको चुपके से प्राइवेट बेडरूम में ले जाकर अपना काम तमाम यानी डीड कर लेती है। भाई ये बंदा सच में फुल इसेकाई एंजॉय कर रहा है। अगली सुबह अरीसा और मिया उसको चीटर बोलकर ताने मारती हैं, पर सातो चुप रहता है
क्योंकि टेक्निकल टर्म्स में वो सिर्फ इनका गार्डियन था, बॉयफ्रेंड नहीं। रास्ते में वो देखते हैं कि एक आदमी किसी आम कॉमनर को बुरी तरह पीट रहा था। जब सातो वहां से गुजरता है तो वो पीटने वाला इंसान उसको अजीब तरह से घूरता है। उसके जाने के बाद लिजा बताती है कि ये वही छपरी चोर है जिसने सैल्यू सिटी में उनसे कोर छीनने की कोशिश की थी। सातो उस जख्मी आदमी को हीलिंग पोशन पिलाता है, जिससे उसका टूटा हाथ मैजिक की तरह जुड़ जाता है और वो रोते हुए थैंक यू बोलता है। गाड़ी में आकर अरीसा कंप्लेन करती है कि इस तरह बांटते रहा तो इनके सारे पोशंस जल्दी खत्म हो जाएंगे। सातो की ट्यूबलाइट जलती है और वो डिसाइड करता है कि अब वो खुद एल्केमी सीखकर पोशंस बनाएगा। वो जंगलों में अपना एल्केमी का तपरी सेटअप लगाता है और लिक्विड्स मिक्स करके हाई क्वालिटी हीलिंग पोशन बना डालता है। पर सिस्टम बेचारे को नए रूल्स बताता है कि बिना स्पेशलाइज्ड वायल के ये पोशन खराब हो जाएगा। सातो नोटिस करता है कि पुराने पोशंस की वायल्स पर अजीब से मैजिक सर्कल्स बने थे। जब उसे लगता है मटेरियल्स खत्म हो रहे हैं, वो मैप स्कैन करता है और उसको नुकी टाउन दिखता है कुहानो सिटी में। तो वो प्लान बनाता है कल सीधा वहीं जाने का। रात में जब सब छोटी बच्चियां सो रही थीं, सातो और अरीसा अकेले नए मैजिक टूल से एक्सपेरिमेंट करते हैं। पर सातो का मैना लेवल इतना भयंकर ओपी था कि वो मशीन ही ब्लास्ट हो जाती है। सभी लड़कियां डर के मारे बाहर भागती हैं, ये सोचकर कि किसी ने उन पर अटैक कर दिया है। अगली सुबह सातो देखता है कि मैप पर कुछ एरिया ब्लैंक थे, तो वो लड़कियों की सेफ्टी के लिए अकेले उन स्पॉट्स को चेक करने निकल पड़ता है। नुकी टाउन पहुंचने पर एक लोकल अंकल उन्हें एल्केमी शॉप का रास्ता दिखाता है। शॉप में एंटर करते वक्त सातो देखता है कि एक हुडेड भाई साहब वहां से तेजी से निकल रहा है और उसका स्लेव पीछे भारी बैग लेकर भाग रहा था। अंदर जाकर वो लैंडमारिस नाम की चश्मिश औरत को बोलता है कि पोशन के लिए एलिक्सर चाहिए। वो बताती है 1 सिल्वर कॉइन में 3 मिलेंगे, पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि कोर्स की बहुत कमी चल रही है मार्केट में। सातो के पास लैबिरिंथ के कोर्स का ठेला भरा पड़ा था, तो वो दिमाग लगाकर कुछ अलग मटेरियल्स मांगता है क्योंकि उसे पता था वो ट्रेड करने को बोलेगी। पर जब वो पोशन की खाली वायल्स मांगता है तो लैंडमारिस उदास होकर बताती है कि अभी अभी किसी ने सेडम सिटी के वाइसरॉय के नाम पर सारी वायल्स उठा ली है। सातो समझ जाता है कि वो जो 2 हुडेड लोग भाग रहे थे ये उनका ही काम है। लैंडमारिस उसको सजेशन देती है कि जाओ सीधा मिट्टी के बर्तन बनाने वाले यानी पॉटरी वर्कशॉप से डायरेक्ट ले लो। दुकान से निकलकर वो लीजा को सब लड़कियों के पास भेजता है ताकि वो डिनर रेडी करे और खुद प्राइवेट काम के लिए घूमने निकल पड़ता है। वो एक हुडेड निंजा वाले कपड़े पहनता है और चुपके से लैंडमारिस के पास जाकर कोर्स के बदले कुछ ओपी विंड मैजिक स्क्रोल्स खरीद लेता है। रात में सातो फुल फोकस से इन स्पेल्स और स्क्रोल्स को इन्वेंट्री में डालकर उन अनजान डार्क एरियाज को ढूंढने निकलता है। फॉरेस्ट पेट्रोल करते हुए सातो को लगता है उसने किसी इनविजिबल बैरियर को क्रॉस किया है। सिस्टम कंफर्म करता है कि ये फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन्स है, पर सातो को ये बड़ा नॉर्मल लगता है। फिर उसको दूर से कुछ लोग उसकी तरफ तेजी से आते हुए दिखते हैं। वो समझ जाता है कि यहाँ की चुड़ैल यानी विच को उसके घुसने का पता चल चुका है। जमीन फाड़कर एक अर्थ मैजिक स्पैम उसको पकड़ने आता है, पर ओपी सातो मक्खन की तरह डॉज कर लेता है। फिर उसे सामने एक लोली और फुल आर्मर्ड नाइट्स का दल दिखता है। ये नाइट सातो के कीमा बनाने की कोशिश करते हैं, पर वो आराम से डॉज करता है। लोली यानी एनन दोबारा अर्थ मैजिक फेंकती है, पर सातो अपनी नंगी उंगलियों से उसे तोड़ देता है और एटीट्यूड में बोलता है कि उसने यहाँ एंटर करके जो गलती की है उसके लिए वो सिर्फ एक मुक्का खाने को तैयार है। तभी वहां एक बड़का सा जायंट पक्षी लैंड करता है, जिसके ऊपर बैठी एक बुढ़िया बताती है कि वही विच ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन्स है। अपने खुफिया बेस यानी हाइडआउट में वो बुढ़िया अपनी चेली की हरकतों की माफी मांगती है। उसको लगा सातो कोई बहुत वीआईपी आदमी है, पर सातो उनको काम करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वहां एनन पोशन उबाल रही थी, तब विच बताती है कि उनका काउंट ऑफ कुहानो के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि साल में 2 बार 300 मैजिक पोशंस डिलीवर करने होते हैं और बदले में काउंट इन जंगलों में डाकू और हंटर्स को घुसने नहीं देता। जब सातो बताता है कि उसको पोशन बनाने में इंटरेस्ट है, विच उसे स्पेशल रेसिपी सिखाने का वादा करती है और उसके बदले एक छोटी सी लेटर डिलीवरी का टास्क थमा देती है। उसके बाद विच एक मस्त रेनबो लाइट स्पेल से सातो को रास्ता दिखाकर उसकी विदाई करती है। अगली सुबह सातो देखता है कि एनन बुरी तरह गुंडों से भाग रही है। सातो उसको बचाने आता है, पर वो चोर एनन की गाड़ी तोड़कर कुछ पोशन लेकर फरार हो जाते हैं। सातो गिनती करता है तो सिर्फ 120 पोशन बचे थे 300 में से। वो कर्क को सब एक्सप्लेन करता है, पर कर्क फुल एटीट्यूड में बोलता है कि शाम होने से पहले पूरे 300 वायल नहीं मिले तो समझौता रद्द। सातो इस कर्क के बगल में खड़े डोजन नाम के चोर को देखता है तो इसका दिमाग घूम जाता है और समझ जाता है कि ये सब पहले से सेट था और कर्क चाहता ही यही है कि फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन्स तबाह हो जाए। सातो फुल सॉल गुडमैन लॉयर बनकर ऐसी बढ़िया बातें बनाता है कि कर्क को मानना ही पड़ता है कि वो वैसी ही क्वालिटी के बचे हुए पोशंस डिलीवर कर देगा। पोशन बनाने बैठते हैं तो एनन रोने लगती है कि बिना वायल्स की ये बेकार है। तब सातो रियलाइज करता है कि इस डोजन भाई साहब ने वायल्स का ही सारा चक्कर करवाया था। वो लोग एक लोकल मिट्टी वाले के पास भागते हैं और बोलते हैं, भाई शाम तक 180 वायल्स भट्टी में से निकाल दो। पॉटर चिल्ला के बोलता है, पागल हो गए हो क्या, पॉसिबल ही नहीं है। पर सातो उसको शांत कराता है और बोलता है, तुम बस जगह और किलन यानी भट्टी रेंट पे दे दो। थोड़ा सोचने के बाद पॉटर भाव मान जाते हैं और उनको आने देते हैं। टाइम कम था, इसलिए सातो अपनी पूरी टीम लीजा, पोची, तामा, लूलू, नाना को मिट्टी गूंदकर वायल्स बनाने पे लगा देता है और मिया और अरीसा को एनन की मदद पोशन मिक्सचर बनाने के लिए लगाता है।
लड़कियां पहली बार मिट्टी के बर्तन बना रही थीं तो सब मजाक बन जाता है और घटिया शीशियां बनती हैं, पर हमारा ओपी हीरो सातो पहली ही ट्राई में टॉप क्वालिटी की मस्त शाइनिंग वाइल्स का सेट बना डालता है। सब खुश थे, पर तभी वो पॉटर उनको एक तगड़ा हार्ट अटैक देता है। भाइयों बन तो गए, पर असली प्रॉब्लम इन्हें सुखाने की है, जिसमें 5 दिन लगते हैं। ऊपर से वो बताता है कि थोड़ी मोटी यानी थिक शीशी को सूखने में कम से कम 1 महीना लगता है, अगर गीली भट्टी में डाली तो बॉम्ब की तरह फट जाएंगी। सातो को समझ आता है कि मिट्टी के बर्तनों के टूटने का मेन कारण उसकी नमी यानी मॉइस्चर है। तो भाई अपना ओपी दिमाग लगाता है और क्ले ड्राई नाम का एक स्पेशल स्पेल क्रिएट कर देता है, जिसे मिया एक वायल पर कास्ट करती है और वो तुरंत सूख जाती है। भाई ये क्या लॉजिक है? इसी का ही में माइक्रोवेव ओवन की जरूरत ही नहीं जब आपके पास एक लोली एल्फ हो। ये मैजिक देखकर पॉटर भाई साहब तो फुल इंप्रेस हो जाते हैं और मिया को मिनी मर्लिन बुलाकर उसकी जम के तारीफ करते हैं। फिर वो बाकियों को भी बची हुई वाइल्स बनाने का ऑर्डर दे देता है ताकि काम जल्दी निपटा सकें। अगले कुछ घंटों तक ये पूरी टीम वाइल्स क्राफ्ट करती है और उन्हें क्ले ड्राई स्पेल से सुखाते हैं, जबकि एनएन अपनी मैजिक पोशन तैयार करने में लगी रहती है। कुछ घंटों बाद जब सब कंप्लीट हो जाता है तो एनएन सबको इस मैजिक पोशन को फिनिश करने में मदद के लिए थैंक यू बोलती है। पॉटर अंकल भी खुश होकर बताते हैं कि वाइल्स शाम तक बिल्कुल रेडी हो जाएंगी, क्योंकि अब उन्हें बस थोड़ा ठंडा होने की जरूरत है। तभी एक कॉमेडी सीन होता है जब सबको पता चलता है कि एनएन की हैट एक्चुअली में एक जिंदा पक्षी बर्ड है। नाना उसे एज अ पेट रखने की जिद करती है, पर सातो तुरंत मना कर देता है, क्योंकि उसका सिस्टम उसको पहले ही बता देता है कि ये बर्ड एनएन की फेमिलियर है। सब ठीक चल रहा होता है, पर अचानक वहां वो छपरी डॉसन अपने गुंडों के साथ एंट्री मारता है और एटीट्यूड में पूछता है कि क्या वो बिना परमिशन के वाइल्स बना रहे हैं। पॉटर उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो इनको सिर्फ पॉटरी सिखा रहा है और ये बर्तन बिकने के लिए नहीं है। क्या मस्त कवर अप था अंकल, पर विलेन के दिमाग में भूसा भरा हो तो क्या करे। डॉसन इतनी आसानी से मानने वाला कहाँ था। वो उनकी भट्टी को ही तबाह करने का फैसला कर लेता है। लड़कियों के चिल्लाने और रोकने के बावजूद वो अपने गुंडों को भट्टी तोड़ने का ऑर्डर दे लेता है और वो गुंडे एग्जैक्टली वही करते हैं। अरीसा बेचारी टूटे हुए बर्तनों को घूरती रह जाती है और डॉसन अपने चमचों के साथ वहां से तशन में निकलते हुए याद दिलाता है कि उन्हें शाम तक हर हाल में 300 पोशन की वाइल्स डिलीवर करनी है। ये तो अलग ही नशा करके बैठा है, एक तो उनकी भट्टी तोड़ दी, ऊपर से सेम डे डिलीवरी भी चाहिए। इस तबाही के बाद पॉटर अंकल सातो से माफी मांगते हैं और सातो भी टूटी हुई भट्टी के लिए उनसे माफी मांगता है। सातो सबसे कहता है कि उसको अपनी लड़कियों के साथ थोड़ा अकेले में वक्त चाहिए। एनएन वहां बेचारी रो रही होती है तो सातो उससे पूछता है कि क्या वो अपने बर्ड का यूज करके विच के साथ एज अ मीडियम कम्युनिकेट कर सकती है। तभी अरीसा नोटिस करती है कि जमीन पर पड़े टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े कुछ अजीब लग रहे हैं और यहाँ हमारा ओपी हीरो सातो खुलासा करता है कि उसने फुल आइजन लेवल टैक्टिक्स यूज करके हमला होने से बहुत पहले ही असली वाइल्स को नकली यानी डीकॉयज से रिप्लेस कर दिया था। वो अरीसा को तसल्ली देता है कि मेन वाइल्स बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि वो उसके पर्सनल आइटम बॉक्स में रखी हुई हैं। भाई का प्लॉट आर्मर हमेशा 10 कदम आगे चलता है। अरीसा जब उससे वो वाइल्स बाहर निकालने को कहती है तो सातो उनमें से एक को भट्टी के अंदर समन करता है, पर अचानक टेम्परेचर में तब्दीली आने की वजह से वो वाइल तुरंत टूट जाती है। फिजिक्स का थप्पड़ जोर से पड़ा भाई को। इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए जब सातो अपना दिमाग दौड़ाता है तो उसको अपना वो पुराना टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट याद आता है जो उसने आइटम बॉक्स और स्टोरेज यूनिट के साथ किया था, जिससे उसको एक फाड़ू आइडिया मिल जाता है। कुछ घंटों बाद सातो और अरीसा वापस सबके पास आते हैं और अनाउंस करते हैं कि मिशन एकदम सक्सेस रहा। जब वो पूरी गैंग कर्क के ऑफिस पहुंचती है तो वो अकड़ में उन्हें सिटी से निकल जाने को कहता है, क्योंकि उसने पहले ही मान लिया था कि वो डिलीवरी पूरी नहीं कर पाएंगे। पर सातो यहाँ पर फुल 180 डिग्री टर्न मारता है और कर्क को डिलीवरी नोट साइन और स्टैम्प करने को बोल देता है, क्योंकि रॉयल मर्चेंट्स ने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि उन्हें 300 पोशंस की वाइल्स एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन में मिल चुकी है। ये सुनकर उस छपरी डॉसन के होश उड़ जाते हैं। सैवेज मूव, विलन का पोपट हो गया। जब डॉसन शॉक में पूछता है कि इन्होंने कौन सी ट्रिक यूज की तो सातो बड़ी शांति से हार्डवर्क बोलकर उसे ट्रोल कर देता है, पर कर्क अपनी जिद पर अड़ा रहता है और डिलीवरी नोट साइन करने से साफ मना कर देता है। एनएन घबराने लगती है क्योंकि शाम होने ही वाली थी, पर सातो से रिलैक्स करने बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा और दोबारा कर्क से साइन करने को कहता है। तभी वहां असली काउंट की धमाकेदार एंट्री होती है। काउंट बोलता है कि वो खुद उनके लिए डॉक्यूमेंट साइन करेगा, क्योंकि वो कर्क की उन घटिया और ईवल हरकतों के सख्त खिलाफ है। काउंट फिर कर्क की क्लास लगाता है और बताता है कि उसने उसकी मदद इसलिए की थी क्योंकि कर्क का बाप मार्किस मूनो का वैसल था जब वो दोनों रॉयल एकेडमी में साथ पढ़ते थे। पर अब काउंट को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि कर्क किसी भी तरह से असिस्टेंट वॉइसरॉय बनने के लायक नहीं है। वो उससे उसकी पोजीशन छीन लेता है, जिससे बौखलाकर कर्क एक लाइटनिंग स्पेल से अटैक करने की कोशिश करता है, पर काउंट आराम से उस अटैक को ब्लॉक करता है और अपनी तलवार निकालकर कर्क की पेटी बनाने यानी एग्जीक्यूट करने का फैसला सुना देता है। काउंट भाई साहब तो फुल फॉर्म में थे, पर इससे पहले कि वहां कोई ब्लडशेड हो, सातो अपनी जैकी चैन टेक्निक्स का यूज करके डॉसन और कर्क दोनों को एक झटके में पैक कर देता है। सातो काउंट को जस्टिफाई करता है कि उसे बीच में इसलिए आना पड़ा ताकि बेचारी लड़कियों को किसी का खेल खत्म होते हुए ना देखना पड़े। मोनेटाइजेशन और येलो डॉलर सेफली बचा लिया।
अगले दिन जब सातो की पार्टी वहां से निकलने की तैयारी कर रही होती है, पॉटर अंकल आकर सातो का शुक्रिया अदा करते हैं और बताते हैं कि अब उनके पास एक और बड़ी भट्टी है और बेहतर डील है। फॉरेस्ट की विच भी सातो को थैंक यू बोलती है और उसे एक स्पेशल लैंप गिफ्ट करती है जो उसने अपनी मिस्ट्रेस की मदद से बनाया था। कुछ घंटों बाद जब सातो की नींद खुलती है तो उसके सामने नाना होती है जो दूध पीने के लिए रेडी थी, पर तभी अरीसा इस कल्चर्ड पार्टी को क्रैश कर देती है। सातो जब गलती से उसकी मिल्क फैक्ट्रीज की तरफ हाथ बढ़ाता है तो अरीसा तुरंत एक बैरियर स्पेल यूज करके उसको रोक देती है। नाना फिर इनोसेंट बनती हुई एक्सप्लेन करती है कि वो तो बस सातो से अपने सिस्टम को रिकैलिब्रेट करवाने को बोल रही थी। जब अरीसा वजह पूछती है तो नाना ऐसी टेक्निकल बातें करती है जिसे सुनकर साइंटिस्ट भी इस बात पर बहस करने लगेंगे कि अर्थ फ्लैट है। भाई, इनका टेक सपोर्ट ही अलग नशे में है। सातो नाना के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, पर तभी मिया आकर बताती है कि वो नाना को उसकी बैक के थ्रू भी फिक्स कर सकता है। जैसे ही सातो अपना मैजिक एक्टिवेट करता है, नाना अजीब सी क्लाइमैक्सिंग आवाजें निकालने लगती है और इसी परफेक्ट टाइमिंग पर लिजा वहां आ जाती है, जिसके सर के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन मार्क्स घूम रहे थे। गजब का कलेश है हैरम में। उसी रात को पोची सातो से एक बेड टाइम स्टोरी सुनाने की जिद करती है। सातो उनको डीमन स्लेयर की कहानी सुनाता है जो इतनी बोरिंग साबित होती है कि वहां एक भयंकर स्नोर फेस्ट शुरू हो जाती है। अगली सुबह जब सातो उठता है तो देखता है कि सारी लड़कियां उसके ऊपर एक ढेर की तरह चढ़ी हुई हैं और इस तरह थोड़ी देर बाद वो सब अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें और ऐसे ही ओपी इसेकाई रिकैप्स चाहिए। पीस आउट।